हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट जल्दी से आ जाइए, फास्ट कनेक्ट हो जाइए। सभी स्टूडेंट्स फास्ट एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स एक बार फास्ट कनेक्ट हो जाइए जितने भी हैं। तो स्टार्ट करेंगे अपन जो क्वेश्चंस कर रहे थे अपन सीरीज को, उसी को आगे करेंगे, जिसमें आपके बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके एसएससी पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस क्या मतलब बहुत सारे चैप्टर्स अपन कर चुके थे, अपन हैं शेयर स्ट्रेंथ के ऊपर। जल्दी से एक बार सभी से गुड मॉर्निंग, थम्स अप करिए फास्ट। उसका स्टार्ट करते हैं जल्दी से फास्ट फास्ट। सभी स्टूडेंट्स एक बार, कोई भी अगर आपका ग्रुप है उनमें मैसेज कर दीजिए, क्लास स्टार्ट हो गई है। जल्दी से इन्फॉर्म कर दीजिए, 1-2 मिनट में स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लियर? चलिए आइए स्टूडेंट, जल्दी से फटाक से कमेंट करिए ताकि स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द shear स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। कल लास्ट टॉपिक अपन shear स्ट्रेंथ ही पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। फास्टली एक बार रिप्लाई करिए, कमेंट करिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना जल्दी से। सभी स्टूडेंट्स जितने भी ऑनलाइन हैं, फास्ट एक बार। वॉइस ऑडिबल है सभी की? सभी को वॉइस ऑडिबल है? जल्दी से बताइए, वॉइस क्लियर है? फास्ट फास्ट जल्दी कमेंट करिए। जल्दी से एक बार कमेंट करिए, फिर स्टार्ट करते हैं अपन जल्दी फास्ट। काफी टाइम हो चुका है। और कोई भी आपका अगर ग्रुप वगैरह हो तो उस पर मैसेज कर दीजिए, क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी स्टूडेंट्स आ जाएं फास्ट एक बार रैपिडली, और कमेंट करिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन। जल्दी से कमेंट करिए, और वॉइस ऑडिबल है तो बताइए, कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे जल्दी से फास्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। अनडिस्टर्ब्ड सैंपल आर ऑब्टेन्ड बाय, जब तक स्टूडेंट्स आ जाएंगे। यस, लैग कर रहा है सिस्टम इतनी देर बाद? 2 से 4 मिनट बाद आपका रिप्लाई आ रहा है। सिस्टम लैग थोड़ी कर रहा है किसी का भी, चेक करिए। नहीं कर रहा है लैग तो वैसे। हाँ देखिएगा, स्टार्ट करते हैं अपन। अनडिस्टर्ब सैंपल्स आर ऑब्टेन बाय, कल ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। अनडिस्टर्ब सैंपल आर ऑब्टेन बाय, आंसर आना स्टार्ट हो गया। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ज्योत्सना, नवीन एंड प्रद्युमन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टॉप, देखिए 30 सेकंड्स हो चुके हैं आपका। और क्या देखना है आपको? अनडिस्टर्ब सैंपल की बात कर रहे हैं सर। अनडिस्टर्ब सैंपल क्या होता है? हैविंग द ग्रेन स्ट्रक्चर्स आर अनअल्टर्ड और अनडिस्टर्ब। इसके अंदर आपका ग्रेन स्ट्रक्चर क्या रहेगा सर? अनडिस्टर्ब रहेगा, जो आपका स्ट्रक्चर चेंज ना होगा, उसको अनडिस्टर्ब सैंपल। तो सॉइल स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड, सॉइल स्ट्रक्चर विल नॉट चेंज और डिस्टर्ब स्लैश डिस्टर्ब्ड। या तो डिस्टर्ब ना हो या उसका स्ट्रक्चर चेंज ना हो, उसको बोलते हैं सर अनडिस्टर्ब सैंपल। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? बताया था कल, किससे सर? थिन वॉल सैंपलर। थिन वॉल सैंपलर जो होता है, एक थिक वॉल होता है, एक थिन वॉल होता है। थिन वॉल सैंपलर से अपन क्या करेंगे? अनडिस्टर्ब सैंपल को लेते हैं। गुड मॉर्निंग जितेंद्र, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिएगा, तो आज अपन, अगर यूट्यूब पर अगर आप आए होंगे तो आज अपन ने स्टार्ट करी है आपकी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। क्लियर हुआ? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपने लेक्चर लिया होगा, उसके अंदर अपन ने रिवीजन से स्टार्ट किया था, और पूरा सब कुछ देखते हुए चलेंगे आगे तक। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं इन्वायरमेंट लेना, तो सुबह 6:30 AM मॉर्निंग आप ले सकते हैं। इन्वायरमेंट फ्री है सभी के लिए। किस पे सर? यूट्यूब पे डालिएगा निम्बस लर्निंग,
वहां पे आपको दिख जाएगा लाइव शेड्यूल के अंदर। तो फ्री है सभी के लिए, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए नेक्स्ट अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, टाइम स्टार्ट्स नाउ। द डायरेक्ट शेयर टेस्ट सफरिंग फ्रॉम फॉलोइंग डिसएडवांटेज। डायरेक्ट शेयर टेस्ट से कौन सा डिसएडवांटेज होते हैं सर, जल्दी से बताइए। यूट्यूब पर स्किप नहीं होता, क्या चीज बेटा नवीन, समझा नहीं मैं, स्किप क्या चीज नहीं होती, मतलब रुकता नहीं है ऐसा कुछ कह रहे हैं? वीडियो, हाँ अच्छा वीडियो, हाँ वही। नहीं ऐसा नहीं है, सब जगह वही सिस्टम है। सर्वर का इशू रहता है कभी कभी। मॉर्निंग में क्या होता है, कभी कभार आपका सर्वर सही रहते हैं, मॉर्निंग में जनरली रहता तो पूरे दिन सही है, बट कई बार दिक्कत कर देता है, बाकी यहाँ दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिए स्टॉप। आंसर आना स्टार्ट हुआ, सभी का आंसर आ रहा है डी। प्रद्युमन, ज्योत्सना, नवीन, सभी का आंसर है सर डी। बाकी स्टूडेंट जल्दी से बताइए। डिसएडवांटेज पूछ रहा है सर किसके, वो भी डायरेक्ट शेयर टेस्ट, इसको शेयर बॉक्स टेस्ट बोलते हैं। डिसएडवांटेज हमने देखा था कि ड्रेनेज कंडीशन कैन नॉट बी कंट्रोल। सर ड्रेनेज कंडीशन कंट्रोल नहीं होती, बिल्कुल, क्योंकि देयर विल बी नो डिवाइस फॉर मेजरिंग द पोर्टर प्रेशर। ड्रेनेज कंडीशन मेजर नहीं होती है, पोर्टर प्रेशर को मेजर करने का डिवाइस भी नहीं होता है, कैन नॉट लिखा है, बिल्कुल सही है। शेयर फेलियर ऑन द फेलियर प्लेन इज नॉट यूनिफॉर्म। तो शेयर स्ट्रेस जो यूनिफॉर्म नहीं होता, बोला था कि नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस होगा, और फेलियर प्लेन सर क्या होगा, पहले से प्री डिटरमाइन होगा, प्री डिटरमाइन होगा, पहले से क्या होगा सर, प्री डिटरमाइन होगा, जो कि इट इज नॉट दी वीकेस्ट प्लेन, विच इज नॉट दी वीकेस्ट प्लेन, वो की वीकेस्ट प्लेन नहीं होगा, इट इज नॉट दी वीकेस्ट प्लेन। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को, वेरी गुड। शेष टेस्ट उस पे कैसे सर, नॉन यूनिफॉर्म होती है, बिल्कुल सही है, नॉट यूनिफॉर्म। तो आंसर क्या होगा सर, ऑल ऑफ दी अबव। क्या हो जाएगा सर, आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। आंसर ऑप्शन होगा आपका डी, वेरी गुड। चलिए चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ट्राई एक्शियल टेस्ट की बात कर रहा है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सभी टेस्ट पता है आपको, शेयर स्ट्रेंथ के ट्राई एक्शियल हो गया, डायरेक्ट शेयर टेस्ट हो गया, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट हो गया, एंड वेन शेयर टेस्ट हो गया। देखिएगा क्या क्वेश्चन बोल रहा है, द ट्राई एक्शियल टेस्ट इज यूजुअली कैरिड आउट एज अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड ड्रेन अनड्रेन टेस्ट, या ड्रेन टेस्ट। बताइए बताइए, आंसर आना स्टार्ट हो गया है, डी आंसर आ रहा है नवीन एंड प्रद्युमन का। बाकी स्टूडेंट जल्दी से बताइए, ट्राई एक्शियल टेस्ट इज यूजुअली कैरी आउट एज, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई सोचना ही नहीं है। बताया था आपको, ट्राइक्सियल टेस्ट किस भी कंडीशन में कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर सेवरल वॉल्स और स्विचेस विच आर रेगुलेट दी फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर को रेगुलेट करते हैं। ड्रेन अनड्रेन कंडीशन दोनों में कर सकते हैं। तो यूयू, सी यू एंड सी डी, तीन कंडीशन बताई थी आपको, यूयू सी यू एंड सी डी, यही तो है। यूयू, ये तो यूयू कंडीशन हो गई, ये सी यू कंडीशन हो गई, और ये सी डी कंडीशन हो गई। ऑल ऑफ द अबव। क्लियर हुआ। अगर इसी की जगह पूछता किसका सर, डायरेक्ट शेयर टेस्ट की, तब क्या बता दे, बताइए। मैं पूछ रहा हूं फॉर डायरेक्ट शेयर टेस्ट, फॉर डायरेक्ट शेयर टेस्ट और शेयर बॉक्स टेस्ट के रेस्पेक्ट में किस कंडीशन में करते, जल्दी से बता दीजिए, ताकि आपको हमेशा के लिए चीजें क्लियर हो जाए। बताइए फॉर डायरेक्ट शेयर टेस्ट कौन सी कंडीशन होती है इनमें से, बताइए फास्ट। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है यार, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं सर, ये तो ट्राइक्सल टेस्ट हो गया, आंसर आ गया हमारा ऑल ऑफ द अबव। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं किसके बारे में, सर डायरेक्ट शेयर टेस्ट। नवीन बोल रहे हैं यूयू, बेटा यूयू तो हो ही नहीं सकता। और बताइए जल्दी से बताइए। अरे एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज क्या किया, अटक गए। क्या पूछ रहे हैं फॉर डायरेक्ट शेयर टेस्ट के लिए कंडीशंस कैसी होगी, यूयू होगा, सी यू होगा, या सीडी होगा, जल्दी से बताइए फास्ट। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं बेटा, किसी को भी नहीं आता क्या? नवीन आप जो बता रहे हैं वो आपका तो गलत है, ठीक है, क्यों गलत है मैं रीजन बता दूंगा आपको। बाकी स्टूडेंट्स बताइए फास्ट कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट को किस कंडीशन में करेंगे। यार एबीसी तो लिख सकते हैं, ऊपर से ए होगा, बी होगा, सी होगा, कुछ तो होगा, या कुछ भी ना होगा। चलिए नहीं पता किसी को भी, तो ये सर करते हैं ड्रेन कंडीशन में, ड्रेन कंडीशन में करेंगे, क्योंकि क्योंकि देयर विल बी द नो कंट्रोल ओवर द ड्रेनेज, देयर विल बी दी, हाँ बिल्कुल सही ज्योत्सना, वेरी गुड, आपका सही है ज्योत्सना, करेक्ट कह रही है सर। इसके लिए होती है ड्रेन कंडीशन, बिकॉज देयर विल बी नो कंट्रोल ओवर द ड्रेनेज कंडीशन, बिकॉज नो कंट्रोल ओवर दी, कंट्रोल ओवर दी ड्रेनेज, ओवर दी ड्रेनेज कंडीशन। बिल्कुल देखिए, एक क्वेश्चन अगर चेंज होता है तो दिमाग में स्ट्रेस नहीं देना है, क्वेश्चन चेंज होते ही आपके आंसर आने बंद हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नो कंट्रोल ओवर द ड्रेनेज कंडीशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर डायरेक्शन में सोचना है, ऐसा नहीं जो क्वेश्चन हमने पढ़ रखे हैं अगर उसमें से आएगा तो ही बना पाएंगे, कुछ भी क्वेश्चन अलग आ जाएगा तो नहीं बना पाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए।
नो कंट्रोल ड्रेनेज कंडीशन, बिकॉज अगर आप बोल रहे हैं नवीन आपका गलत क्यों है बताता हूं मैं आपको। आप बोले सर अनकंट्रोल्ड अंडर कंडीशन, मतलब पहले स्टेज में दूसरे स्टेज दोनों में आपको क्या करना है, वाटर को अलाउ ही नहीं करना है। तो अपने हाथ में है थोड़ी, ट्राइक्शियल टेस्ट में अंदर होता है, ये तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट की बात कर, उसमें वाटर अपने हाथ में नहीं है। फोर्स लाएंगे वाटर निकल जाएगा, देर विल बी नो ड्रेनेज कंडीशन पे कंट्रोल, अभी आपने बताया था इससे जस्ट पहले ही तो। देर विल नो कंट्रोल ओवर द ड्रेनेज कंडीशन, नो मैकेनिज्म टू मेजर पोर्टर प्रेशर और शेयर स्ट्रेस कैसा था, नॉन यूनिफॉर्म, ये आप ही तो बोल रहे थे और फिर आप ही आंसर नहीं दे पाए। ठीक है, ड्रेनेज पे कंट्रोल नहीं है तो फिर यूयू टेस्ट कैसे कर सकते हो, और यूयू टेस्ट की अगर बात करें तो वहां पे एग्जांपल भी अगर आपने एक लिखा था, अगर याद हो किसी को, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑन सैचुरेटेड क्ले, सैचुरेटेड क्ले लिखा था आपने, याद आया कुछ। बिल्डिंग सेकंड बताता है, सेकंड गलत आप कैसे हैं, दूसरी तरह से ये भी सोच सकते थे कि इसका एग्जांपल था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सैचुरेटेड क्ले। अरे सर क्ले की बात हो रही है, जबकि डायरेक्ट शेयर टेस्ट किसके लिए होता है सर, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है। किसके लिए होता है सर, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है। तो ये तो यही गलत हो गया, कोर्स ग्रेन सॉइल, और वहां लिखा है सर कौन सी क्ले, फिर गलत हो गया, दोनों तरफ से आप गलत हो गए नवीन। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल माइंड को ओपन रखिएगा, कोई भी दिमाग में स्ट्रेस नहीं, केवल पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ना है। जब यहाँ से चले जाएं उसके बाद जो आपको करना है वो करिए, और थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट होता ही घबराना नहीं है। क्लियर है? बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से मैंने कैसे बनाया, जो आपको पता था वो मुझे पता था, मुझे कुछ नया थोड़ी पता था। आपको जो मैंने बताया वही मुझे पता था कि सर नो कंट्रोल ऑफ ड्रेनेज कंडीशन, आपने क्योंकि अभी बताया मुझे ऊपर कंट्रोल नहीं है ड्रेनेज कंडीशन पे, तो अपन क्या बोल सकते हैं सर, अनड्रेन तो कर ही नहीं सकते, तो ड्रेनेज वाला कंडीशन होगा। सेकंड, अगर ये भी नहीं पता तो इतना तो पता है कि सर ये सैचुरेटेड क्ले के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है सर, कोर्स ग्रेन सॉइल के होता है। क्ले और सैंड, अरे बात ही अलग हो गई ना यार। ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया कोर्स ग्रेन सॉइल हो गया, वो फाइन ग्रेन सॉइल हो गई, दोनों अलग अलग कंसेप्ट हो गया, इसलिए चलिए आगे। 8th हो गया चैप्टर, अब चैप्टर नंबर 9 पे चलते हैं, देखिएगा। क्लियर सभी को? वेरी गुड। हाँ देखते हैं क्या है, रिटेनिंग वॉल एंड अर्थ प्रेशर थ्योरीज, रिटेनिंग वॉल एंड अर्थ प्रेशर थ्योरीज, इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। देखिएगा चीजें क्या है, चीजें सर वही है जो हम पढ़ चुके हैं, इसके अलावा कोई चीज नई नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता होगा। एंड टाइम स्टार्ट्स। जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। ओके 2 मिनट, 2 मिनट रुकिएगा। रुकिए एक बार। 2 मिनट वेट करेगा स्टूडेंट, ठीक है। देखिए जो आंसर बता रहे हैं नवीन, प्रद्युमन एंड ज्योत्सना, बेटा ये आंसर सही है क्या, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। वर्टिकल एंड स्मूथ होगी या आप बोल रहे हैं वर्टिकल एंड रफ होगी, ये बताइए। बिल्कुल सही है, डी बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। वर्टिकल क्या होगी, स्मूथ होगी, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कैसी होगी सर, वर्टिकल एंड स्मूथ होगी, आंसर हो जाएगा आपका डी। वेरी गुड, 134 का डी। वर्टिकल स्मूथ होगी, बिल्कुल सही है।
तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, वर्टिकल स्मूथ आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखिएगा ध्यान से बिल्कुल, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, what is the value of active earth pressure coefficient for the soil having an internal angle of friction 30 डिग्री? बोला था 30 डिग्री वाला केस बहुत ही बेसिक केस है, 30 डिग्री वाला केस बहुत ही बेसिक केस है, और पूछ रहा है किसका सर, एक्टिव अर्थ प्रेशर 30 डिग्री के ऊपर कितना होगा, 132 का आंसर। बताइए स्टूडेंट्स फास्ट, 132 का आंसर कितना होगा? तो सर आंसर होगा हमारा, क्या बोल रहे हैं, ए। दो जने बोल रहे हैं ए, राजकुमारी बोल रही है आंसर सर होगा डी, एंड ज्योत्सना बोल रही है सर ए। वेरी गुड। देखिएगा बेटा आंसर जो होगा वो आपका ए होगा। कैसे? कैसे? ऐसे नहीं बोला है, फॉर्मूला अगर बात करें एक्टिव अर्थ प्रेशर का, देखिए एक्टिव अर्थ प्रेशर के ए होता है 1 - sin φ डिवाइडेड बाय 1 + sin φ। ठीक है, तो 1 माइनस साइन कितना सर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री 1 + sin 30 डिग्री। अरे तो जीरो हाफ हाफ होता है ना, देखिए तो 1 - 1/2 अपॉन में 1 + 1/2, तो 2 - 1 तो यहाँ से आ गया सर 1/2, और यहाँ से कितना आ गया 3/2। तो क्या कर देंगे सर 1/2 इंटू इंटू क्या कर देंगे 3/2, तो ये 2/3 हो जाएगा। तो क्या बच गया 1/3। साफ पता चल रहा है सर कितना होगा आंसर, 1/3 होगा। क्लियर हुआ सभी का आंसर? वेरी गुड। तो राजकुमारी आंसर क्या होगा बेटा, आंसर होगा डी। देखिएगा अगर बात हो गया सर के की, अगर यहाँ पूछ लेता एक्टिव की जगह पैसिव, तो क्या करते सर, तो के डॉट केपी बताया था, के डॉट केपी क्या होता है सर 1 होता है, तो इससे पैसिव निकाल के बताइए क्या होगा, आंसर आना चाहिए आपका 3। कितना आना चाहिए आंसर नवीन, वेरी गुड 3 आना चाहिए। वेरी गुड। कैसे सर, के बोला सर आपने 1/3 है, डॉट केपी इज इक्वल टू 1 हो गया, तो केपी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया सर 3 हो गया। तो बोला था स्टैंडर्ड केस है एक्टिव 30 डिग्री पे, ये स्टैंडर्ड केस है बेटा, इसको नोट करिएगा। ये स्टैंडर्ड केस है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 30 डिग्री के ऊपर, क्योंकि इसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो बिना कैलकुलेटर की, यही कंसेप्ट और कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, 30 डिग्री पे एक्टिव तो होगा सर 1/3, पैसिव होगा आपका 3। चलिए आगे चलते हैं। देखिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Design of a retaining wall assume that the retained earth is dry, free from moisture or is not cohesive। बताइए डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल 188 का बताइए आंसर क्या होगा। 188 का सबसे पहला आंसर आया है नवीन का, सर कहना चाह रहे हैं, नवीन बोल रहे हैं सर आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग डी। बताइए बाकी स्टूडेंट कि रिटेनिंग वॉल का डिजाइन कर रहे हैं तो क्या अज्यूम करते हैं कि अर्थ जो होगा आपका, रिटेन अर्थ जो होगा मतलब रिटेनिंग मटेरियल होगा वो कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, बात हो रही है। केवल नवीन का है, किसी का आंसर नहीं आया। प्रद्युम्न बोल रहे सर ए होना चाहिए, अरे जरूरी नहीं है बेटा, जरूरी ही नहीं है, जरूरी नहीं है। राजकुमारी बोल रही बी होना चाहिए, स्टॉप करिए। देखिए क्या बात हो रही है, पहले तो उसको समझिए। रिटेनिंग वॉल है, बिल्कुल सर, ये रिटेनिंग वॉल हो गई, और ये पीछे क्या है सर इसके, दिस इज योर बैकफिल हो गया, बिल्कुल। अब कहना ये चाह रहे हैं कि जो बैकफिल होगा कैसा हो सकता है, जरूरी थोड़ी ड्राई हो, ड्राई भी हो सकता है, इट्स फ्री मॉइस्चर भी हो सकता है, नॉन कोहेसिव भी हो सकता है, नॉट कोहेसिव भी हो सकता है, मतलब कोहेजन लेस भी हो सकता है। बिल्कुल ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, क्योंकि अगर कोहेसिव होगा तो रिटेन करने की जरूरत ही नहीं है, कोहेजन लेस होगा तो रिटेन करना है, और फ्री मॉइस्चर या ड्राई होगा तो हो सकती है कंडीशन सभी अप्लाई हो सकती है। आंसर क्या होगा सर, डी हो गया। क्लियर हुआ? वेरी गुड ज्योत्सना, डी है, बिल्कुल सही है। नवीन एंड ज्योत्सना, बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ, राजकुमारी एंड प्रद्युमन। ठीक, चलते हैं आगे। देखिएगा देखिएगा बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन जो आपको डिस्कस कर चुके हैं। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन फॉर द पैसिव अर्थ प्रेशर। बताइए पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा। लास्ट 10 सेकेंड्स, जल्दी से बताइए। वैसे आंसर आ चुका है, किस किस का आ चुका है, हाँ लगभग सभी का आंसर आ चुका है, तो स्टॉप करते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग के इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पैसिव अर्थ प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। सर पैसिव का अगर एक बात करें तो एक फॉर्मूला पता है मुझे, के पी इज इक्वल टू 1 + sin φ डिवाइडेड बाय 1 - sin φ होता है, बिल्कुल ये तो हमारे को पता ही है।
साथ में लिखा था मैंने 10 फाइव वाला फॉर्मूला, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, तो 10² 45 प्लस 5/2, ये किसका होगा फिर? ये सर एक्टिव का होगा। ये किसका होगा सर? के नॉट रेस्ट का होता है, ये किसी का भी नहीं होता। ठीक है, क्लियर हुआ? सारे फॉर्मूले आपके सामने हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 133 का आंसर ए, 10² 45 प्लस 5/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 देखिएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए, द इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर अ सॉइल इज 30 डिग्री, व्हाट इज द एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट फॉर द सॉइल मास? अरे सर ये तो अभी पता है, अभी तो किया है, वही तो क्वेश्चन है, बस चीजें चेंज कर दी है, चीजें चेंज कर दी है। बिल्कुल सही है, 134 का आंसर, जिसका भी सी आ रहा है, जिसका भी आंसर सी आ रहा है वो सही है, क्योंकि 1/3 होता है ना 30 डिग्री पे। बिल्कुल सर, क्या होता है? एक्टिव की बात करते हैं, एक्टिव नहीं तो बोलता पैसिव, तो अपन 3 लेते। ठीक है, एक्टिव बोल रहा है तो एक्टिव कितना होता है सर? 1/3 30 डिग्री पे होता है तो 0.33 होता है, तो क्या आंसर सी हो गया। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। बताइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिएगा, फॉर बल्क हेड्स विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ प्रेशर थ्योरी इज अप्लाइड डायरेक्टली? बल्क हेड के लिए, अरे हेड के लिए कूलम्ब्स थ्योरी, रैनकाइन्स थ्योरी, या कूलम्ब्स और रैनकाइन्स थ्योरी, बहुत बताइए जल्दी से। फॉर बल्क हेड, फॉर बल्क हेड, बताइए क्या आंसर होगा? बल्क हेड मीनिंग, देखिए जो जो आंसर बोल रहे हैं सर, आंसर सी होगा, वो गलत है यार। बल्क हेड की बात कर रहा है, ये हेड वेड कहाँ दिखते हैं अपन को सर? वाटर में दिखता है, परमेबिलिटी वगैरह में दिखता है, बल्क हेड के लिए तो ये तो अर्थ प्रेशर की थ्योरीज हैं। तो ये किसमें क्या होगा आंसर सर? नन ऑफ दीज होगा। बल्क हेड की बात कर रहा है, हेड ऑफ द वाटर की अगर बात करें तो इसलिए अर्थ प्रेशर थ्योरी इज अप्लाइड। तो फॉलोइंग अर्थ प्रेशर थ्योरी, अरे बल्क हेड के लिए थ्योरी कोई अप्लाई नहीं होगी, ठीक है? बल्क हेड के लिए नन ऑफ दीज थ्योरीज। चलिए आगे चलते हैं। द रैनकाइन थ्योरी फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर, जल्दी से देखिए, बहुत ही बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल्दी से देखिए। द रैनकाइन थ्योरी फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर बेस्ड ऑन द assumption that retaining material is homogeneous, cohesionless. Second, the friction resistance between the retaining wall and retaining material is neglected. The failure of the retained material take place along a plane called rupture plane. बताइए आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो आंसर हो रहा है डी, आंसर हो रहा है डी, 31 का डी। किस किस का आंसर हो रहा है डी? प्रवीण, नवीन, प्रद्युमन, राजकुमारी, डी। जितेंद्र, नन, नन क्या बोल रहे हैं? कोई भी नहीं होगा क्या इसमें से? बताइए, स्टॉप करिए। देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है सर, अर्थ प्रेशर थ्योरी के अजम्पशंस पूछ रहा है ये, अर्थ प्रेशर थ्योरी के अजम्पशंस पूछ रहा है। रिटेलिंग मटेरियल जो होमोजेनस होता है, कोइजनलेस सॉइल, सर दोनों थ्योरी रैनकाइन हो चाहे आपकी कूलम्ब से, दोनों किसके लिए होती है सर? कोइजनलेस सॉइल के लिए होती है। वेरी गुड, ये सही है। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द रिटेनिंग वॉल एंड द रिटेन मटेरियल इज नेग्लेक्टेड। फ्रिक्शन जो होता है इनके बीच में, जो मटेरियल है और ये वॉल के बीच में, सर क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं, बिल्कुल नेग्लेक्टेड, बिल्कुल सही है। द फेलियर ऑफ द रिटेन मटेरियल टेक प्लेस अलॉन्ग अ प्लेन इसको रप्चर प्लेन, अरे फेलियर प्लेन को रप्चर प्लेन बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सर बोलते हैं। क्या बोल रहा है? द फेलियर ऑफ द रिटेन मटेरियल प्लेस अलॉन्ग द प्लेन इज कॉल्ड रप्चर प्लेन। तो सभी सही हो गया, आंसर क्या हो गया सर? डी हो गया। वेरी गुड, जिस जिसका आंसर डी है सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें कौन सा है, देखिएगा, बताइए। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, के नॉट के पी की फॉर्मूले पता होना चाहिए। द कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर फॉर द कोहेजनलेस ग्रेनुलर सॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय, बताइए पैसिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला फॉर कोहेजनलेस ग्रेनुलर सॉइल कितना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, नवीन का आंसर आ चुका, प्रद्युमन का आंसर आ चुका, राजकुमारी ज्योत्सना, वेरी गुड सर। ये क्या होगा आंसर सर? पैसिव बोला तो प्लस आता है, पैसिव बोलते हैं तो सर प्लस आता है। देखिएगा, पैसिव अर्थ प्रेशर मतलब के पी, तो क्या लिखेंगे? 1 + sin φ होता है, बताया था आपने, पी से प्लस याद रखना है, 1 + sin φ डिवाइड 1 - sin φ। तो क्या हो गया आंसर? ए हो गया। बाकी ये तो क्या है सर, एक्टिव का ये कुछ नहीं होता, ये किसका सर? एक्टिव का है, वो कुछ नहीं होता। चलिए आगे चलें। द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर फॉर लूज सैंड हैविंग एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज 5। बताइए, बड़ा ही सिंपल सा है, ये तो 20 सेकंड्स में ही हो जाना चाहिए। 189 का आंसर आ गया।
एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो क्या देखने को मिल रहा है सर, ये जो क्वेश्चंस हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको कुछ पता हो या ना हो, हमें ये पता जरूर होना चाहिए कि के ए, के नॉट और के पी के फॉर्मूलेस क्या होते हैं। समझ में आया? के नॉट के पी के फॉर्मूलेस क्या होते हैं पता होना चाहिए आपको, बाकी कुछ पता हो चाहे ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड आ रहे हैं, तो क्या बोल रहा है, एक्टिव मतलब माइनस वाला होगा, तो 1 - sin⁵ डिवाइड बाय 1 + sin⁵। क्लियर? चलते हैं आगे, देखिएगा। हाँ, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए क्या बोल रहा है, टोटल प्रेशर ऑन द वर्टिकल फेस ऑफ अ रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट h per unit run exerted by the retaining earth weighting W। वेट कितना है सर उसका, W है, पर यूनिट वॉल्यूम। द एंगल ऑफ रिपोज इज फाइव इज गिवन बाय, जल्दी बताइए। 185 का आंसर आना स्टार्ट हो गया। किस किस का आ रहा है आंसर? प्रद्युमन और नवीन का। बाकी स्टूडेंट बेटा देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट करना सिखाया भी था। टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है, टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना सिखाया भी था। क्या होता है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम। कितना, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम पूछ रहा है क्या। 1 - sin मतलब एक्टिव अर्थ प्रेशर, टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना होगा ये बताना है आपको 185 में। तो आंसर कितना हो जाएगा सर, आंसर होगा हमारा सी। जिसका भी आंसर है सी, सभी क्लियर है। देखिएगा कैसे, सर ये कर तो चुके हैं कि जो प्रेशर डायग्राम होता है, इस प्रेशर डायग्राम का जो एरिया विल गिव यू दी टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कौन देगा, सर इस प्रेशर डायग्राम का एरिया देगा। वेरी गुड, एरिया देगा। तो के यहाँ पे देखिए साइन क्या दिख रहा है, 1 - sin⁵, 1 - sin⁵, 1 - sin⁵ और 1 - sin⁵, मतलब किस टर्म में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सर हमारे को के ए की टर्म में। तो एक्टिव प्रेशर, टोटल प्रेशर भी कौन सा निकालना है, के एक्टिव निकालना है। चलिए, तो के ए गामा इंटू एच होता है। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है सर, एच इज दी हाइट, और गामा की जगह इसने बोल दिया है कि अर्थ का वेट जो है डब्ल्यू पर यूनिट वॉल्यूम है, तो डब्ल्यू लिख देंगे इसको, डब्ल्यू लिख देंगे। गामा की जगह क्या लिखना है, डब्ल्यू, बस हो गया क्वेश्चन। हाफ बेस कितना सर, के नॉट डब्ल्यू इंटू एच इंटू हाइट सर एच, तो कितना हो गया आपका, डब्ल्यू एच स्क्वायर बाय 2 इंटू के नॉट हो गया। और के नॉट क्या होता है सर पता है, के नॉट नहीं, इट्स क्या है, के ए, और के का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2, के का फॉर्मूला हो गया 1 - sin⁵। ए है तो माइनस, 1 - sin⁵, 1 + sin⁵। देख लीजिए कौन सा बन रहा है सर, आंसर बन रहा है पी ए। कितना हो गया, ये हो गया आंसर आपका सी, डब्ल्यू एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 1 - sin⁵, 1 + sin⁵। क्लियर सभी को, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर? वेरी गुड। जिसने इस तरह से सोचा था वो सही थे। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, तो केवल इस तरह से सॉल्व करिएगा, समझ में आ जाएगा। तो वो पावर और की गलती ना होगी। ठीक है, नहीं तो डब्ल्यू एच स्क्वायर कर देते कई बच्चे, कई बार डब्ल्यू एच स्क्वायर बाय 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, केवल 20 सेकंड्स देंगे। देखिए पढ़िए आराम से, जल्दी नहीं करनी है, क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि जितना क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना ऐसा लगेगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन तो हमने कर रखे हैं, तो आपको एग्जाम टाइम पे कॉन्फिडेंस आएगा। द कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज गिवन बाय, रेस्ट कंडीशन में अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट मतलब पूछ रहा है सर के नॉट, क्या पूछना चाह रहा है, के नॉट का फॉर्मूला पूछना चाह रहा है। आंसर आ गया 148 का, कितनों का आ गया, 1 2 3 4, केवल 4 स्टूडेंट्स का आया है। देखिएगा के नॉट की अगर बात करें तो के नॉट स्टॉप, के नॉट पूछ रहा है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, इसको तो बोलते हैं सर के नॉट, रेस्ट को तो बोलते हैं सर के नॉट, और के नॉट का फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन में 1 - म्यू। तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, देखिए जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। 20 सेकंड्स देते हैं आपको, टाइम स्टार्ट्स नाउ। पढ़िए सभी क्वेश्चंस पढ़िए, देखिए समझ में आएगा कि सर ये क्वेश्चंस सारे के सारे आ चुके हैं, चाहे 10 बार आए चाहे 50 बार आए, तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आपको सॉल्व कराने हैं। आपको क्या करना है, देखना है कि सर आपने क्या पढ़ा है और आप किस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं। आप ठीक है, प्रिपरेशन आपकी आपको डिसाइड करनी है। यहाँ समझ में आई गया होगा कि जो चीजें पढ़ी हैं इसके बाहर तो क्वेश्चन जा ही नहीं रहे, वही क्वेश्चन आ रहे हैं और उनसे सिंपल ही आ रहे हैं। ठीक है, जब अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करे तो और थोड़े से लेवल था, इनका तो कुछ भी लेवल नहीं सर, देखते ही बन पा रहे हैं। तो बहुत बात कर रहा है एक्टिव की, सर एक्टिव माइनस होता है, बिल्कुल होता है। अगर एक्टिव माइनस होता है तो क्या हो गया सर, ये हो गया एक्टिव, ये के एक्टिव हो गया तो के पैसिव होगा, प्लस है मतलब पॉजिटिव, मतलब माइनस के 1 - sin⁵, 1 + sin⁵। क्लियर हो सभी स्टूडेंट्स का, वेरी गुड, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे खत्म हो गया चैप्टर। चैप्टर आपका
और हो गया चैप्टर अर्थ प्रेशर एंड थ्योरीज जो थी उसकी रिटर्निंग वॉल। अब आते हैं शैलो फाउंडेशन के ऊपर, देखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर इज योर शैलो फाउंडेशन एंड बियरिंग कैपेसिटी। देखिए शैलो फाउंडेशन बियरिंग कैपेसिटी, यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आराम से सोचिएगा फिर बताइएगा आंसर क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन बोला द फाउंडेशन रेस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। फाउंडेशन जो होती है सर किस पे रेस्ट करती है। एसएससी में सॉइल से कम आते हैं क्या सर क्वेश्चंस? नहीं बेटा, एसएससी में जो सॉइल में क्वेश्चन आते हैं वो आपसे कम से कम आपसे 8 से 10 क्वेश्चन पूछता है। तो 10 क्वेश्चन बहुत बड़ा वेटेज रखता है आपका, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है। 25 मार्क्स 25 मार्क्स का तो बीएमसी हो गया, तो उसके बाद बचा ही कितना सा, उसमें से आपका 10 क्वेश्चन है तो बहुत बड़ा वेटेज है। देखिए क्या होगा, बिल्कुल सही। किसका आंसर आ रहा है? डी, नवीन, राजकुमारी एंड ज्योत्सना। वेरी गुड। आंसर कितना है सर? डी। फाउंडेशन जो होती है सर, फाउंडेशन का जो बेस होता है, मतलब जिसको बोलते हैं फुटिंग, वो कहाँ रेस्ट करती है सर? वो रेस्ट करती है आपकी सब ग्रेड पे, बिल्कुल सब ग्रेड पे रेस्ट करती है। और कहाँ पे रेस्ट करती है? फाउंडेशन सॉइल पे, जो भी सॉइल होगी उसके ऊपर, इसको बोलते हैं आपका सब ग्रेड। ये जहाँ पे रेस्ट कर रही है इसको बोलेंगे सब ग्रेड, और ये फाउंडेशन सॉइल यहाँ पे रेस्ट करी, तो आंसर क्या हो गया सर? डी हो गया। आंसर क्या होगा सभी का? डी हो गया। सब ग्रेड पे भी करती, फाउंडेशन सॉइल पे भी करती, आंसर क्या हो गया सर हमारा? डी। वेरी गुड, सभी का आंसर डी था, सभी सही है। देखिए आगे चलते हैं। देखिए आराम से सुनिए, देखिएगा, पढ़िएगा, इसमें से बहुत अच्छा कंसेप्ट निकल के आने वाला है। वैसे तो ये आपका आरसीसी का क्वेश्चन है देखा जाए तो, फिर भी देख लीजिए एक बार, इसको फाउंडेशन में लिख दिया है। बताइए which of the following statement is true। देखिए, to ensure uniform pressure distribution the thickness of the foundation is kept uniform। क्या प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म करने के लिए थिकनेस ऑफ फाउंडेशन को यूनिफॉर्म रखना होता है थ्रू आउट। सेकंड, टू एंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन द थिकनेस ऑफ द फाउंडेशन इंक्रीज ग्रेजुअली टुवर्ड्स द एजेस, या फिर डिक्रीज ग्रेजुअली टुवर्ड्स एजेस, या केप्ट जीरो एट द एजेस। बताइए फास्ट, बताइए। 186 की बात करें, पढ़िए पहले आराम से, और पढ़ने के बाद बताइएगा क्या आंसर होगा। जल्दी से बताइए। 186 बेटा। देखिए क्या समझ में आया आपको। फाउंडेशन से इसलिए इसको अपन ने इसमें, वैसे तो ये आपका आरसीसी का है क्वेश्चन, आंसर एक ही का आया अभी तक, और वो है राजकुमारी। बोल रही है सर आंसर ए होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय, मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए ए। जितेंद्र बोले सर आंसर होना चाहिए डी। बाकी स्टूडेंट्स जो दीजिए, जो कुछ तो आंसर दीजिए, आप क्या सोच रहे हैं मैं आपको बताऊंगा आप कहाँ गलत है, कुछ सोचिए। हाँ, नवीन, नवीन ने आंसर दिया बेटा सी। बाकी स्टूडेंट्स, ज्योत्सना, प्रद्युमन, अच्छा नहीं सॉरी सर, सी होगा, सी होगा। वेरी गुड। देखिए जिसने भी आंसर दिया है क्या सर? सी, वो सभी स्टूडेंट सही है। स्टॉप करिए, लगभग 1.5 मिनट हो चुके हैं, काफी टाइम था पढ़ने के लिए, देखा जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो मैं केवल क्या बोलता हूँ, सी पे टिक लगा रहा हूँ, इसको डिफाइन करता हूँ आपको। टू एंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारे को यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी भी सॉइल मास पे, तो थिकनेस ऑफ द फाउंडेशन जो होगी, थिकनेस जो होगी किसकी सर? फाउंडेशन की, इज डिक्रीजेस ग्रेजुअली टुवर्ड्स दी एजेस, एजेस की तरफ, कोने की तरफ उसको डिक्रीज करेंगे ग्रेजुअली। थिकनेस होगी उसको क्या करेंगे? ग्रेजुअली आपकी डिक्रीज करेंगे, थिकनेस को थोड़ा सा ग्रेजुअली डिक्रीज करते, कहाँ पे? एजेस पे, एजेस पे, किनारों पे। ऐसा क्यों? रीजन बताइए। अच्छा, एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड करते हैं तब मिड में, और साइड में तो मेन बार्स होती है। देखिए सुनिएगा, देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं कि जब आपका किसी भी फुटिंग के ऊपर लोड लगता है, किसी फुटिंग पर लोड, मैक्सिमम लोड कहाँ होगा? एट द सेंटर ऑफ द फुटिंग। जैसे जैसे सेंटर से दूर चले जाएंगे आप, क्या होगा? लोड धीरे धीरे क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। लोड की वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगी, इधर भी लोड की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो क्या कर सकते हैं? एंड के ऊपर क्या कर सकते हैं? थिकनेस को वेरी कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि जहां पे लोड लगेगा, बिल्कुल यही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं नवीन, सेंटर में जहां लोड है वो मैक्सिमम लोड होता है,
जैसे ही सेंटर से दूर चले जाएंगे वैसे लोड क्या होगा सर, कम होता चला जाएगा। ठीक है, जितना लोड कम होता चला जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ से इसकी थिकनेस को कम कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? वेरी गुड, ये इसका रीजन है, परफेक्ट रीजन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, देखिएगा ये भी आपको फाउंडेशन से ही है, आरसीसी में पढ़ते हैं इसको। देखिए तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए। अच्छा 150 mm होता है क्या एंड में, राजकुमारी? वेरी गुड। फील्ड वालों के लिए यही हेल्प होती है, सब पता होता है कि सर कहाँ पे कितना होगा। द वेट ऑफ द फाउंडेशन इज अज्यूम्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? मिनिमम थिकनेस होती है 150 mm, इससे कम नहीं होनी चाहिए फाउंडेशन की। ठीक है, राजकुमारी बता रही है वो मिनिमम थिकनेस होती है फाउंडेशन की। बताइए, आंसर आना स्टार्ट हो गया। बताइए, द वेट ऑफ द फाउंडेशन इज अज्यूम्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? कितना लेते हैं वेट ऑफ द वॉल का, जल्दी से बताइए। वेट ऑफ द फाउंडेशन इज अज्यूम्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? 5%, 7%, 10% या 12%? जल्दी से बताइए। एज पे मिनिमम, हाँ बिल्कुल। बताइए, वेट ऑफ द फाउंडेशन कितना एज्यूम करते हैं? किसका? वॉल वेट का। जल्दी से बताइए। 187 का। किसका आंसर आ गया? प्रद्युमन, जितेंद्र, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए। राजकुमारी, वेरी गुड। नवीन, ज्योत्सना, जल्दी से बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेट ऑफ द फाउंडेशन टेकन एज? नहीं पता तो देखिए कितना होता है सर, अकॉर्डिंग टू द कोड द वेट ऑफ द फाउंडेशन इज टेकन एज 10%। कितना होगा सर? 10% ऑफ द वॉल वेट। कितना? 10% ऑफ वॉल वेट का, या फिर भी कह सकते हैं कॉलम वेट का। सी होगा, वेरी गुड, सही है। आ गया आंसर आपका। चलिए आगे चलते हैं। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ पे लिखा है ये विड्थ है, ठीक है। इफ द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, ये विड्थ लिखा हुआ है तो इसको गलत नहीं पढ़ लीजिएगा। 188 का। इफ द width of the foundation of two equal column is restricted, the shape of the footing is? शेप ऑफ द फुटिंग इज ट्रेपेजोइडल बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं ट्रेपेजोइडल? 188 का सभी ट्रेपेजोइडल बोल रहे हैं। बेटा ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या बोला है, विड्थ अगर रेस्ट्रिक्ट करते हैं, सुनिएगा अब आपका रीजन। आप जो बोल रहे हैं नवीन का भी गलत है, राजकुमारी एंड ज्योत्सना, प्रद्युमन, सभी का आंसर गलत है। देखिएगा क्यों गलत है सर, वो देखना है आपने को केवल। मैं बोल रहा हूं सर इसका आंसर होना चाहिए बी। कैसे बी होना चाहिए? कैसे? क्योंकि यहाँ बोला है कि विड्थ, विड्थ जो है फाउंडेशन की वो रेस्ट्रिक्ट कर रही है। अगर विड्थ रेस्ट्रिक्ट होगी तो रेक्टेंगुलर होगा। तो सर फिर ये ट्रेपेजोइडल शेप कहाँ पे यूज होते हैं, जो आप बताना चाह रहे हैं उसका यूज होता है जब आपका लोड क्या करेगा, वेरी करेगा। लोड ऑन द कॉलम्स, ऑन द टू कॉलम्स में वेरी। अगर लोड वेरी करेगा, एक पे लोड ज्यादा है दूसरे पे लोड कम है, तो उसके कंसेप्ट में अपन ट्रेपेजोइडल फुटिंग देंगे। ठीक है, तो ये लोड के कंसेप्ट, अगर बोलता है विड्थ अगर आपके रेस्ट्रिक्ट कर दिए तो रेक्टेंगुलर ही बनेगी, याद रखिएगा। विड्थ अगर रेस्ट्रिक्ट करिए तो रेक्टेंगुलर बनेगी। अगर लोड आपका वेरी करे दोनों कॉलम के ऊपर तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रेपेजोइडल बोलेंगे, तब बोलेंगे अभी क्या होगा आंसर आपका? रेक्टेंगुलर। क्लियर हो सभी स्टूडेंट्स को? हाँ, स्पेस पे तो दोनों पे डिपेंड, स्पेस तो दोनों में है ही है। देखिए कंबाइंड फुटिंग की बात हो रही है, टू इक्वल कौन सा शेप ऑफ द फुटिंग, तो कंबाइंड फुटिंग की बात करना चाह रहा है। तो कंबाइंड फुटिंग में आपका जो बात कर रही है आप, स्पेस तो दोनों में रेस्ट्रिक्ट होता ही है। इसमें भी स्पेस स्पेस में स्पेस रेस्ट्रिक्ट है, नहीं तो अपन कंबाइंड फुटिंग करते हैं क्यों? ठीक है, रेक्टेंगुलर फुटिंग कैसे? कंबाइंड फुटिंग ही तो है। पर ये कब अडॉप्ट करेंगे? जब विड्थ आपका रेस्ट्रिक्ट होगी। और इसके अंदर कब करेंगे? जब आपका लोड वेरी करेगा दोनों कॉलम्स के ऊपर। क्लियर हुआ है? ये परफेक्ट आपका रीजन है, ये काम आएगा आपका आरसीसी के अंदर भी। देखिएगा ये कुछ अलग ही है, पंचिंग शेयर ये है। देखिए इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, सीधा फॉर्मूला याद रखना है आपको, क्या होगा? 188 का। बताइए फॉर्मूला क्या होता है?
स्क्वायर फिटिंग क्यों नहीं करते? क्योंकि स्क्वायर फिटिंग में देखिए चारों साइड इक्वल होती नवीन। अगर सारी साइड्स अगर आपकी इक्वल है, अगर सारी साइड्स इक्वल है तो फिर अपन क्या करेंगे, वो एरिया ज्यादा कवर करेगा। नहीं तो क्या होगा, लेंथ ज्यादा है विड्थ कम है तो एरिया को कम कवर करेगा, तो आपका टोटल प्लान एरिया जो होगा वो अनकवर्ड रहेगा। इसलिए नहीं पता तो सिर्फ इसको याद रख लीजिएगा, इसका आंसर होगा आपका बी। डेरिवेशन से आता है, आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। और एक बार इसको चेक भी करिएगा। अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर होना चाहिए पंचिंग shear resistance per unit area in the side of the square footing for column of side B carrying a weight W and divide the punching footing shear consider is, हाँ W ये वाला होगा फॉर्मूला, देखिएगा एक बार, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इनमें से कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को? बताइए आंसर। 33 का आंसर बोल रहे हैं सर डी। देखते हैं क्या सही डी होगा क्या नहीं होगा, जल्दी से बताइए बाकी स्टूडेंट्स। आंसर आ गया सभी का डी। नवीन एंड ज्योत्सना, प्रद्युमन एंड जितेंद्र, वेरी गुड। राजकुमारी, सभी का आंसर आ चुका है डी। देखिए 30 सेकंड्स भी हो चुके हैं। बिल्कुल सर डिपेंड करेगा, सही कह रहे हैं कि बियरिंग कैपेसिटी जो होगी वो किन किन फैक्टर्स पे? ग्रेन साइज, बिल्कुल, शेप, साइज और ऑल ऑफ द ऑप्शंस। ग्रेन साइज, ग्रेन साइज या शेप ऑफ द फुटिंग कैसी होगी सर? ग्रेन साइज की बात करें तो ग्रेन साइज में क्या लिख सकते हैं? कोर्स ग्रेन सॉइल हो गई, फाइन ग्रेन सॉइल हो गई, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया। शेप ऑफ द फुटिंग स्क्वायर हो गई और सर्कुलर फुटिंग हो गई, ट्रेपेजोइडल फुटिंग हो गई, सभी में अलग अलग होगा। साइज ऑफ द फुटिंग, साइज एल इंटू बी अगर चेंज हो गया आपका साइज ऑफ द फुटिंग तो सभी ऑप्शन क्या करेंगे सर? अल्टर करेंगे। ठीक है, यूनिट वेट पे फुटिंग पे भी डिपेंड करता है। गामा यूनिट वेट ऑफ द फुटिंग, गामा ड्राई, गामा सबमर्ज, गामा बल्क, गामा सैचुरेटेड, सभी पे डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? वेरी गुड। 140 पे भी आ गए क्या? 140 का द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कैलकुलेटेड फ्रॉम विच थ्योरी? बताइए। द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम Rankines theory और न्यूटन्स थ्योरी, डी एलम्बर्ट्स फॉर्मूला एंड गुटर्स फॉर्मूला? बताइए, सिंपल सा है। सॉइल में मजा आ गया और सभी सब्जेक्ट आप लेना सर। अरे ये पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है, सब सब्जेक्ट अपने अपने एक्सपर्टीज लेंगे, इसलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा रैनकाइंस फॉर्मूला, न्यूटन्स, एल्बर्ट, अरे सीधी सी बात है सर, अर्थ प्रेशर की बात कर रहा है और डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन कैलकुलेट करना होता है, किससे कैलकुलेट करेंगे सर? रैनकाइंस फॉर्मूले से करेंगे, न्यूटन्स फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, बताइए। द शैलो फाउंडेशन इज डिफाइंड एज अ फाउंडेशन विच हैज लो बियरिंग कैपेसिटी, which has low bearing capacity, has a minimum depth of embedment less than its width, it resting on the ground surface या cause less settlement। 130 का, अच्छा 140 का बता रहे थे आप, बिल्कुल सही है। 130 का बताइए, आंसर आना स्टार्ट हो गया सभी का बी। अरे सर बाकी सब चीजें हम कैसे कह सकते हैं? आंसर तो होना चाहिए आपका बी, बिल्कुल सही है आंसर। जिसका भी बी है वो सभी स्टूडेंट सही है, सही है, ठीक है। बी क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर बात करें शैलो फाउंडेशन की तो डेप्थ इज लेस देन इक्वल टू विड्थ होता है, डेप्थ इज लेस देन इक्वल टू विड्थ होता है, हैज डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट इज लेस देन इट्स विड्थ होता है। क्लियर हुआ? लो बियरिंग कैपेसिटी, अरे तो सर ये फाउंडेशन पे थोड़ी डिपेंड करेगी, तो सॉइल पे भी डिपेंड कर सकती है। अगर डीप फाउंडेशन में अगर सॉइल अगर वीक है तो डीप की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको कोई अलग अरेंजमेंट करना होगा। तो लो बियरिंग कैपेसिटी तो सॉइल पे डिपेंड करती है, ठीक है। रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड से, ग्राउंड सरफेस कब होने लग गई? फाउंडेशन तो सब स्ट्रक्चर होता है ग्राउंड सरफेस के नीचे होता है फाउंडेशन, ठीक है, हमेशा बिलो द ग्राउंड सरफेस कॉजेज लेस सेटलमेंट। ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा कितना लोड आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। आंसर क्या है? अप्रोप्रिएट क्या आंसर हो गया? हैज अ डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट इज लेस देन इट्स विड्थ, यही, और डीएफ इज लेस देन इक्वल टू विड्थ, बिल्कुल सही है। सोम क्या करें? सोम 130 बी सॉल्यूशन होगा, ये तो क्वेश्चन होगा। देखिएगा जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, क्वेश्चन 133 की बात हो रही है। सेटलमेंट की बात हो रही है सर, कहां पे चले जाएंगे? बियरिंग कैपेसिटी शैलो फाउंडेशन के टेस्ट पे चले जाएंगे। समझ आ रहा है किसी को? 133 का आंसर
क्या होगा? ए बी सी डी में से 15 mm, 30 mm या 50 या 167 mm, जल्दी से बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना आ रहा है आंसर? कोई कह रहा है सर आ रहा है 15 mm, ए लिख रहे हैं। 133 ये है या ऊपर वाले का बता रहे हैं? सॉल्व करके बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। 133 का देखिए, सॉल्व करिए। क्या बोला? 300 mm स्क्वायर बियरिंग प्लेट। सुनिएगा पहले क्वेश्चन को सभी एक बार सुनिए। अ 3 mm स्क्वायर बियरिंग प्लेट सेटल बाय 15 mm in a plate load test on a cohesive soil, sir, on a cohesive soil, when the intensity of load is 0.2 newton per mm square, the settlement of a prototype should footing shallow footing is 1 meter square under the same intensity of loading is। बताइए। 133 का आंसर आया है। जितेंद्र बोले सर आंसर होगा बी। बड़ा ध्यान से देखिए, प्लेट लोड टेस्ट और बोल रहा है कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल के लिए फॉर्मूला क्या होता है सेटलमेंट का? SF/1 में SP इक्वल्स टू BF अपॉन में BP। SF/1 में SP इक्वल्स टू BF अपॉन में BP किसका होता है फॉर्मूला? इन प्लेट लोड टेस्ट फॉर कोहेसिव सॉइल। प्लेट लोड टेस्ट जो होता है वो क्या करता है? सेटलमेंट और बियरिंग कैपेसिटी दोनों को कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट बोथ सेटलमेंट एंड बियरिंग कैपेसिटी। दोनों के फॉर्मूले आपको लिखवाए थे। सेटलमेंट और बियरिंग कैपेसिटी का यहाँ पूछ रहा है, सेटलमेंट की बात कर रहा है ना कि बियरिंग कैपेसिटी की बात कर रहा है। बिल्कुल। किस किस का आंसर आया? वेरी गुड, वेरी गुड। प्रद्युमन का आंसर है 133 का सी। वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए, आंसर सी होगा। कौन सा लगेगा? SF/1 में SP इक्वल्स टू BF/4 में BP लगाइए और आंसर सॉल्व करिए क्या आ रहा है। बिल्कुल प्रद्युमन आपका सही है। बाकी स्टूडेंट्स सॉल्व करिए बेटा। बता दिए फॉर्मूला आपको, सिंपल सा SSC का क्वेश्चन पूछा गया है, 1 मिनट का है नहीं है। नवीन वेरी गुड, सी वेरी गुड। SF/1 में SP इक्वल्स टू BF अपॉन में BP। सेटलमेंट ऑफ द फुटिंग डिवाइड बाय सेटलमेंट ऑफ द प्लेट इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ द फुटिंग डिवाइड बाय विड्थ ऑफ द प्लेट। और बाकी स्टूडेंट्स सॉल्व कर रहे हैं या सॉल्व करवाएं? जल्दी से बताइए, यस या नो करिए कमेंट। करवाना है तो यस, नहीं तो मैं सॉल्व करता हूं। इतना टाइम नहीं लिखना चाहिए। फॉर्मूला बता दिया आपको, पूरा इसका बेस बता दिया कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। प्लेट लोड टेस्ट शेल फाउंडेशन बियरिंग कैपेसिटी से है, इसमें सेटलमेंट और फाउंडेशन दोनों निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट से पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं। जो बच्चे अभी तक जो सॉल्व कर रहे हैं देखिए, प्लेट लोड टेस्ट है बिल्कुल सर। किस पे सर? कोहेसिव सॉइल के ऊपर। कोहेसिव सॉइल के अंदर वैल्यू क्या होती है? SF अपॉन में SP BF अपॉन में BP। ठीक है, ये है अपना सेटलमेंट ऑफ दी क्या सर? फुटिंग। सेटलमेंट ऑफ द फुटिंग, सेटलमेंट ऑफ द प्लेट कितना देगा? प्लेट का साइज है, प्लेट की साइज कितनी होती है सर? 330 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर होती है। तो 300 mm की प्लेट की साइज ले रखी है उन्होंने। बियरिंग प्लेट है सेटल बाय 15 mm। कितना सेटल कर गई? प्लेट सेटल बाय 15 mm। तो सेटल बाय सेटलमेंट ऑफ द प्लेट कितना सर? 15 mm इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ द फुटिंग अपॉन विड्थ ऑफ द प्लेट। तो आगे देखिए, इतना लोड लग रहा है 0.2 मीटर स्क्वायर। सेटलमेंट ऑफ अ प्रोटोटाइप शैल बी फुटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करना है सर? देखिए यहाँ पे आपको विड्थ ऑफ द फुटिंग और विड्थ ऑफ द प्लेट। तो विड्थ ऑफ द फुटिंग कितना? 1 mm सेटल करिए, डिवाइडेड बाय ये 1 mm है, ये 1 mm है, गलत दे रखा है। 1 mm है आपकी फुटिंग डिवाइडेड विड्थ ऑफ द प्लेट। प्लेट की देखो विड्थ कितनी दे रखी है सर? ये विड्थ ऑफ द प्लेट 300। ठीक है, करिए सॉल्व, करिए सॉल्व। कितना आ रहा है आंसर? 0.3। अरे इसमें विड्थ तो लेते हैं मीटर के अंदर, हाँ ये mm है तो मीटर में लेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको कर दीजिए 1/0.3 होगा, ये मीटर में होगी और ये आपकी mm में होगी। तो SF इज इक्वल टू 15/0.3। पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 10 आ गया, 3 5 जो 15, तो ये क्या हो गया? 50 mm हो गया। आंसर क्या हो गया सर आपका? सी। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? अच्छा, आपका रिप्लाई बहुत लेट होता है, ठीक है। मोबाइल पर लैपटॉप से 3 से 30 से 50 सेकंड लेट चलता है।
हाँ, क्या बोल रहे हैं, फुटिंग का साइज होता है प्लेट की साइज से 1 मीटर, मतलब 1000 mm ज्यादा, 5 टाइम्स। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर समझ में आया सभी को, 50 mm होगा। प्लेट लोड टेस्ट का बताइए। सिंपल सा अभी बात कर रहे थे, वही क्वेश्चन आ गया। प्लेट लोड टेस्ट is useful to estimate. Plate load test is useful to estimate both bearing capacity settlement, consolidation of soil, और bearing capacity of foundation और settlement of the foundation। जल्दी से बताइए। नवीन का आंसर आ गया है, राजकुमारी का आंसर आ चुका है, प्रद्युमन का आंसर आ चुका है। अरे सर बहुत ही सिंपल सी कहानी है। चलिए बताइए, जिसका आंसर है ए सभी सही है, क्योंकि बताया था आपको कि प्लेट लोड टेस्ट क्वेश्चन पूछता है, और ये पूछा भी गया है। देख लीजिए आपके सामने एसएससी का क्वेश्चन है कि प्लेट लोड टेस्ट इज एस्टिमेट बोथ बियरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन। तो आंसर क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट पे, फिर प्लेट लोड टेस्ट से बोला था, प्लेट लोड टेस्ट और एसपीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन क्वेश्चन प्लेट लोड टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, द रिकमेंडेड साइज, the recommended size of square bearing plate used in plate load test is 30 to 75 सेंटीमीटर था बिल्कुल, विद अ मिनिमम थिकनेस। पूछ कर रहा है सर, मिनिमम थिकनेस पूछ रहा है कितनी होगी, बताइए। साइज ऑफ द प्लेट तो पता है सर, 30 से 70 सेंटीमीटर होती है। मिनिमम थिकनेस बिल्कुल सही है, नवीन का आंसर, वेरी गुड। सर मिनिमम थिकनेस तो बताया था आपने, बताया 25 mm होती है, पर यहाँ पे 25 mm ऑप्शन में ही नहीं है। 30 सेकेंड हो चुके तो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे सर, नन ऑफ दीज तो है, तो डी हो गया। कितनी होती है थिकनेस, 25 mm होती है। चलिए बताइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिएगा, फुटिंग इज footing is resting on a fully saturated clay strata for checking the initial stability, shear parameter are used for। अरे सर fully saturated clay strata अभी तो पता है, अभी तो अपन ने पता किया था। for shear initial stability, shear parameter are used for 49 का बताइए। अभी अगर बताया, अगर फिर भी गलत आ रहा है आपका, तो बेटा बहुत ही दिक्कत की बात है, बहुत ही दिक्कत की बात है। आंसर किसका आ रहा है, आंसर आ रहा है सर सी, ज्योत्सना। सी बोल रही हैं, पहले बोला था आपने डी, देन यू कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट ऑप्शन सी। बाकी स्टूडेंट्स बताइए। यार सर पहली लाइन के अंदर ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट लाइन के अंदर अभी डिस्कस किया है कुछ देर पहले, फिर भी आंसर गलत आ रहा है। राजकुमारी आपका भी और नवीन आपका भी। अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया आपके सामने, आज ही डिस्कस किया है। अभी तो लगभग कितना टाइम हुआ होगा, कितना सर, अभी तो 1 घंटा 10 मिनट सारे हुए हैं आपको, 1 घंटे में आप चीजों को भूल चुके हैं, तो दिक्कत वाली बात है। नवीन वो बोल रहे हैं सर सी होना चाहिए, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, जल्दी से बताइए। अरे फर्स्ट लाइन पढ़िए, अ फुटिंग इज रेस्टिंग ऑन अ फुली सैचुरेटेड क्लेई स्ट्रेटा। बोला था सैचुरेटेड क्लेई सॉइल के लिए, सैचुरेटेड क्ले के लिए क्या होता है कंडीशन, देखिए लिख रखा है। सैचुरेटेड क्ले के लिए कंडीशन क्या होती है सर, क्ले के लिए कंडीशन होती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड और सैचुरेटेड क्ले, अभी बताया सर यूयू होता है। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, ये यूयू टेस्ट होगा ना यार, यूयू, ठीक है। कंसोलिडेटेड ड्रेन अनड्रेन टेस्ट कहाँ होता है, यूज फॉर दी सडन स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ अर्थन डैम्स, और ये अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट होता ही नहीं, कंसोलिडेटेड ड्रेन अनड्रेन टेस्ट विद पोर्टर प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है। क्लियर हो सभी को, सी होगा बिल्कुल। अच्छा डी पहले वाले क्वेश्चन का था, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मतलब ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, डीप फाउंडेशन एक बार रह गया, एक बार रुकिए। एक डीप फाउंडेशन चैप्टर होगा इसमें, एक बार देखते हैं, उसके बाद ये लास्ट है चैप्टर है तो। हाँ डीप फाउंडेशन है ये, पहले इसको देखते हैं।
बताइए, योर टाइम स्टार्ट्स। द a precast pile, a precast pile generally used in precast pile are generally used in circular, square, octagonal या square with corner chamfered, मतलब बताइए क्या होगा आंसर। a precast pile is, ठीक है, जनरली जो का होती है वो कौन सी लेंगे सर। हाँ, 187 का आंसर आना स्टार्ट हो गया। प्रद्युमन, राजकुमारी एंड ज्योत्सना, नवीन, बाकी बताइए फास्ट। ये कंफ्यूज नहीं होना, प्री कास्ट पाइल का मतलब क्या होता है, वो पाइल जो कि फैक्ट्रीज में बनती है उनको बोलते हैं प्री कास्ट साइल। इन सीटू नहीं बनती, वो कहाँ बनती है सर, आपकी फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर्स होती है, उसको बोलते हैं प्री कास्ट पाइल। रुकिए एक बार। हाँ, देखिए, प्री कास्ट पाइल की बात कर रहे हैं, और प्री कास्ट पाइल क्या होती है, विच इज मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज, जो पहले से प्री कास्ट होती हैं। और कास्ट इन सिटू सर ऑन साइट पे बनती है, उनको बोलते हैं कास्ट इन सिटू पाइल। अंडर रीम्ड पाइल क्या होती है सर, कास्ट इन सिटू पाइल होती है ऑलवेज इन फैक्ट्री, फैक्ट्रीज के अंदर। जनरल शेप या तो स्क्वायर होगा या सर्कुलर होगा, मोस्ट प्रिफरेबल शेप कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, देखिएगा 132 का, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए, बताइए आंसर क्या होगा 132 का। जल्दी से बताइए बेटा, आंसर आना स्टार्ट हुआ किसी का 132 का। नहीं आया, करिए सॉल्व करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। करिए सॉल्व करिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बेटा, कोई दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं। यहाँ लिखा है फ्रिक्शन पाइल, अरे सर फ्रिक्शन पाइल लिख दिया और एक उसने दिया क्ले, तो फॉर्मूला पता है। आया आंसर, करिए सॉल्व करिए, लगेगा थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर पर सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अब नहीं पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, वही क्वेश्चन है आपका। नवीन, ज्योत्सना, प्रद्युमन, राजकुमारी, जितेंद्र, बेटा सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़िए, दो चीज मैंने आपको क्लू दे दिए पहले से ही, कि फ्रिक्शन पाइल बोल रहा है और क्ले बोल रहा है, तो फ्रिक्शन पाइल जब होगा तो सर क्या होता है, अरे फ्रिक्शन पाइल होगा तो एंड बियरिंग नहीं है, तो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस वाली वैल्यू क्या हो सर, जीरो हो जाएगी, केवल स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस रहेगा, तो एक टर्म जीरो हो गई। और क्ले बोल रहा है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 9C ए एरिया ऑफ एंड बेरिंग प्लस अल्फा सी बार एरिया ऑफ स्किन फ्रिक्शन। तो सर फर्स्ट टर्म का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन पाइल है।
एंड बियरिंग वाला क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तीन तरह की पाइल पढ़ाई थी आपको, एंड बियरिंग, फ्रिक्शन पाइल, और दूसरी एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल। क्लियर हुआ? देखिए आंसर आना स्टार्ट हुआ है किसका, आ, नवीन का आंसर 26 होगा सी, और ज्योत्सना कह रही है सर इस 732 का सी होगा। वेरी गुड। देखिएगा अब क्या होगा, ये तो समय बताएगा क्या आंसर आ रहा है, सही आ रहा है गलत आ रहा है, सॉल्व करते हैं। देखिए क्लियर, काफी टाइम हो चुका है आपको, अब रोकते हैं इसको टाइम को। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, देख के ही घबरा गए। फर्स्ट लाइन में लिख दिया, इट इज अ फ्रिक्शन पाइल, इट इज अ फ्रिक्शन पाइल। क्या हो गया इसको, इट इज अ फ्रिक्शन पाइल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर, जिसका डाया कितना है सर, डाया इज 50 सेंटीमीटर, इज एम्बेडेड इनटू 15 मीटर, मतलब लेंथ कितनी हो गई सर, 15 मीटर, इनटू दी होमोजीनियस कंसोलिडेटेड क्ले, किसमें सर, क्ले के अंदर, किसमें सर, कंसोलिडेटेड क्ले के अंदर। क्या हो रहा है ये, वेट करिएगा बेटा, है ना, एक बार दोबारा से इसको एक बार देखते हैं। जिसका आंसर सी आ रहा है आई थिंक सही होगा, देखते हैं, बाकी कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो बताता हूँ वैसे वैसे कैलकुलेट करिएगा, जो भी आंसर होगा 22 है या 26 है वो आपका आ जाएगा। चलिए देखिएगा, आगे अपन क्वेश्चन के ऊपर दोबारा। अब फ्रिक्शन पाइल है मतलब एक तीन पाइल होती है, एक तो थी सर एंड बियरिंग पाइल, जिसमें एंड बियरिंग रेजिस्टेंस लगता है, एक होता है सर जिसके अंदर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस लगता है, ये फ्रिक्शन पाइल कहते हैं इसको, और एक जो होता है सर एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन, एंड बियरिंग भी लगेगा और फ्रिक्शन भी लगेगा। तो ये बात कर रहा है सर फ्रिक्शन पाइल की, अगर सर फ्रिक्शन पाइल होगी तो एंड बियरिंग लगेगा, अरे यही तो है सर फ्रिक्शन पाइल, कि साइड से जो सॉइल होती है वो सर फ्रिक्शन क्या करती है, आपका एक्सर्ट करती है, सर ये नहीं लगेगा, तो मतलब एंड बियरिंग का वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बिल्कुल। अब बोल रहा है डायमीटर कितना है सर, 50 सेंटीमीटर एम्बेडेड इनटू दी लेंथ कितना, सर 15 मीटर लेंथ इनटू दी होमोजेनियस कंसोलिडेटेड क्ले डिपॉजिट, और क्ले बोल दिया है, क्ले बोल दिया है तो फॉर्मूला क्ले का लगेगा, अल्टीमेट लोड, और निकालना क्या है, व्हाट इज सेफ लोड, मतलब अलाउएबल लोड निकालना है। यू कैन कैलकुलेट दी अलाउएबल लोड ऑन पाइल, सबसे पहले तो क्या निकालेंगे सर, अलाउएबल लोड ऑन पाइल क्या होता है सर, अल्टीमेट लोड ऑन पाइल डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये होगा आपका अलाउएबल लोड। सबसे पहले अल्टीमेट लोड निकालना पड़ेगा, अल्टीमेट लोड का फॉर्मूला सर क्ले के लिए कितना होता है, तो 9C एरिया ऑफ एंड बियरिंग प्लस अल्फा सी बार एरिया ऑफ स्किन फ्रिक्शन, इट इज ऑफ क्यू ऑफ अल्टीमेट लोड ऑन पाइल, ये होता है फॉर्मूला क्ले के कंडीशन में, किसमें सर, क्ले कंडीशन में होता है 9C एरिया ऑफ एंड बियरिंग अल्फा सी बार एरिया ऑफ स्किन फ्रिक्शन। अच्छा एरिया लेने में दिक्कत हुई आपको, हाँ एग्जैक्टली 21.99 हुआ, हाँ बिल्कुल ये सही है, 22 आंसर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये होगा आंसर। ठीक है देखिएगा, अब कहना क्या चाह रहे हैं कि सर ये फ्रिक्शन पाइल है तो फ्रिक्शन होगा, पर एंड बियरिंग सर क्या होगा, एंड बियरिंग तो सर 0 होता है ना, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो ले रहा है वो कौन सा ले रहा है, फ्रिक्शन पाइल में सर स्किन फ्रिक्शन ले रहा है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी सर, दिस विल टर्म इज इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा, तो क्यू ऑफ अल्टीमेट लोड ऑन पाइल इज इक्वल टू अल्फा सी बार एरिया ऑफ स्किन फ्रिक्शन, ए एस लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा एडिशन फैक्टर अल्फा दे रखा है सर, अल्फा को बोलते हैं एडिशन फैक्टर 0.7, एंड द एडिशन डेवलप इन द क्ले एंड पाइल शाफ्ट इज, द एडिशन मतलब कोहेजन डेवलप कितना है, कोहेजन दे रखा है आपको, कोहेजन की वैल्यू सिर्फ
4 टन/मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द सेफ लोड फॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एफओएस भी दे रखा है आपको, कितना 3 लेना है। सर सब कुछ दे रखा है तो एरिया ऑफ स्किन फ्रिक्शन निकाल लीजिए। एरिया ऑफ स्किन फ्रिक्शन जब निकालेंगे, डायमीटर दे रखा है, मतलब कैसी से डायमीटर, तो मतलब ये तो हो गया आपका सिलेंड्रिकल, सर्कुलर हो गया, तो ये तो एंड बेरिंग है, तो लेना ही नहीं है। आपने को क्या लेना है सर, स्किन फ्रिक्शन लेना है, तो रेक्टेंगुलर होगा। तो क्या करेंगे, पहले पूरा सर्कल का 2 पाई आर मतलब पाई डी इंटू एल होता है ना, लिखवाया था कल। एंड बियरिंग स्किन फ्रिक्शन जो होता है उसका क्या होगा आपका, सर्कल के लिए पाई डी एल और 2 पाई आर इंटू लेंथ पूरी। ये क्या होगा सर, लेंथ हो जाएगी पूरी। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए जो डायमीटर दे देगा वो सेंटीमीटर देगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.50 मीटर, क्योंकि लेंथ किसमें सर, लेंथ मीटर के अंदर। ये देखिए 15 मीटर लेंथ है, ठीक है। टन/मीटर स्क्वायर सब कुछ मीटर के अंदर है, तो क्या लेंगे, पाई डायमीटर कितना सर, 0.5 इंटू एल कितना सर, 15 मीटर। तो यहाँ से एरिया ऑफ स्किन फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ स्किन फ्रिक्शन आ गया तो करना ही क्या है फिर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके अंदर अल्फा रखिए 0.7, कोएजन कितना रखिए 4 इंटू पाई डी कितना 0.5 इंटू लेंथ 15 करके देखिए, सॉइल 21.99 समथिंग आ रहा होगा, देखिएगा कितना आ रहा है, 21.99, बिल्कुल सही है। ज्योत्सना एंड प्रद्युमन, तो आंसर क्या होगा, इट इज नियरली इक्वल टू 22, 26 नहीं होगा बेटा, ठीक है, 26 नहीं होगा। क्लियर हुआ सभी को। अभी तो देखिए यहाँ से 21.99 कैसे आ जाएगा, यहाँ से कौन क्या वैल्यू आ रही है बताइए पहले तो। ये तो होगा आपका क्यू ऑफ अल्टीमेट लोड एंड पाइल, इसका जो वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, कितना कितना आ रहा है जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से। क्यू ऑफ अल्टीमेट लोड एंड पाइल कितना आ रहा है जल्दी से बताइए। उसको डिवाइड करना है सर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना, 3 से, उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तब अलाइबल लोड आएगा आपका। करिए, हाँ 65.97, हाँ बिल्कुल, तो 65.97 आ रहा है आपका। इसको डिवाइड करेंगे 65.97 को किससे, 3 से, तभी तो क्या निकलेगा, अलाउबल। ये अल्टीमेट नहीं पूछा है, अलाउबल पूछा है, तो वहां पे कंफ्यूज मत करना, आंसर हो 65.97 टिक कर देंगे, या ध्यान रखिएगा अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा था तो अलाउबल लोड पूछ रहा है, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आ जाएगा 121.9 विच इज इक्वल टू 22। क्लियर हुआ सभी को, बिल्कुल सही है, चलते हैं, बताइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए 51 का बताइए क्या आंसर होगा। द ग्रुपिंग ऑफ पाइल्स विल नॉट रिड्यूस द लोड कैरिंग कैपेसिटी इन केस ऑफ। जल्दी से बताइएगा क्या है, सिंपल सा है सर, ग्रुपिंग जब करते हैं पाइल की तो विल नॉट रिड्यूस द लोड कैरिंग कैपेसिटी इन केस ऑफ, फ्रिक्शन पाइल में रिड्यूस करेगा, एंड बेरिंग पाइल में रिड्यूस करेगा, दोनों में रिड्यूस नहीं करेगा। जल्दी से बताइए, आंसर आ रहा है सर डी। अरे ऐसा कैसे आ रहा है, डी कैसे आ रहा है नवीन, क्या सोच के आपने डी लगाया है, क्या सोचा आपने, ये बताइए जल्दी से बताइए, बाकी स्टूडेंट्स नहीं आ रहा आंसर तो नो लिखिए ताकि आगे सॉल्व करा सकें। नहीं आ रहा, ठीक है, देखिएगा मतलब क्या होता है, ग्रुप एक्शन की बात कर रहा है। ये आपका पाइल है और ये मैंने नंबर ऑफ पाइल्स लगा दिया, मतलब मैंने इनकी ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। अब एक बात करेंगे, ग्रुपिंग करने से विल नॉट रिड्यूस द लोड कैरिंग कैपेसिटी, किसमें रिड्यूस नहीं, अरे ना तो फ्रिक्शन में होगी ना बियरिंग पाइल, पाइल में रिड्यूस थोड़ी होगी, ग्रुपिंग करने से तो इंक्रीज होगी। ग्रुप एक्शन करने से बीच की सॉइल क्या हो सर, कन्फाइन हो जाएगी, कन्फाइन जब हो जाएगी तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी सर, बढ़ जाएगी, तो रिड्यूस थोड़ी होगी बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा सर, सी होगा। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ, आंसर क्या होगा बेटा, सी होगा, ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, ग्रुपिंग का मतलब होता है ग्रुप एक्शन की बात कर रहा है, और ग्रुप एक्शन में क्या होगा सर आपका, बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी क्या होगा। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, कौन सा है आपका चैप्टर नंबर 13 पे देखते हैं। वेट करिए एक बार, चैप्टर नंबर 13 क्या 12 देखते हैं, 12 कौन सा है, 12 तो ये है।
वेट करिए बेटा 1 मिनट, ये थोड़ा सा ग्रुपिंग वाला समझा दें, ग्रुपिंग वाला क्या पूछा था। चलो वेट करिए 1 मिनट, वेट करिए। चलिए आगे अपन इस पे थोड़ा सा ग्रुपिंग समझ लेते हैं, उसके बाद आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं सॉइल एक्सप्लोजन स्टेबलाइजेशन के। देखिएगा क्या है आपका, सॉइल एक्सप्लोजन स्टेबलाइजेशन की बात हो रही है। और ग्रुपिंग का मतलब होता है कि ग्रुप एक्शन, मतलब होता है कि जब नंबर ऑफ पाइल्स अगर अपन यूज करेंगे तो ग्रुपिंग करने से सर लोड कैरिंग कैपेसिटी कम नहीं होगी, लोड कैरिंग कैपेसिटी कम नहीं होगी आपकी, ठीक है, ये याद रखिएगा, चाहे फ्रिक्शन हो चाहे बियरिंग पाइल हो। ग्रुप एक्शन से सेटलमेंट ज्यादा हो सकता है, ये कह सकते हैं, पर लोड बियरिंग कैपेसिटी कम नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू, क्या बोल रहे हैं सर। सर आप मॉर्निंग में 6:30 AM से लेके शाम में 6 PM तक क्लास लेते हैं। अच्छा आप पढ़ते हैं क्या शाम वाले बैच में, 3 to 6 वाले में पढ़ते हैं क्या आप राजकुमारी। अच्छा ऑफलाइन, ऑफलाइन पढ़ते हैं आप, कैसे ऑफलाइन। वो तो मेरा रेगुलर बैच चल रहा है, वो तो 3 to 6 वाला तो, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, नोट्स बनाते हैं सर, वेरी गुड वेरी गुड। देखिएगा फर्स्ट का लाइम स्टेबलाइजेशन इज वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ, बताया था लाइम स्टेबलाइजेशन, एक बताया था बिटुमिन स्टेबलाइजेशन, एक बताया सीमेंट स्टेबलाइजेशन, एक बताया था आपको ग्रेडिंग, ग्रेडिंग बताया, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, ये 4 स्टेबलाइजेशन बताए थे उसकी। जय हो सर, जय हो है। ठीक है जितेंद्र, देखिए क्या बोलना चाह रहा है। लाइम स्टेबलाइजेशन होता है हाईली प्लास्टिक सॉइल के लिए। स्टॉप हो गया टाइम आपका, जिसका भी आंसर डी है सभी का सही है। हाईली प्लास्टिक और क्लेई सॉइल के लिए, याद रखिए हाईली प्लास्टिक और क्लेई सॉइल के लिए लाइम स्टेबलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताया भी था आपको, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट है बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट बी डन विदाउट अनडिस्टर्ब सैंपलिंग, बिना अनडिस्टर्ब सैंपलिंग के लिए कौन सा टेस्ट नहीं करते। सर ये तो पढ़ चुके हैं ना, बिल्कुल सर ये तो पढ़ चुके हैं, कौन सा होगा सर जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अरे स्टूडियो में कितना टाइम देते हैं, सारा दिन स्टूडियो में ही रहते हैं। 6:30 से 8, 8 से 10, 3 से 6, फिर रात को 8 से 10, 11 बजे तक। जल्दी बताइए हाँ क्या होगा। कॉम्पैक्शन पैरामीटर, अरे बेटा ये क्या हो गया, जल्दी से बताइए। स्टॉप, स्टॉप, कैन नॉट बी डन विदाउट अनडिस्टर्ब, मतलब विदाउट अनडिस्टर्ब, बिना अनडिस्टर्ब के, बिना विदाउट अनडिस्टर्ब सैंपलिंग के तो कौन सा टेस्ट नहीं होता है। सर अटरबर्ग्स लिमिट जो होती है वो अनडिस्टर्ब सैंपल के लिए होती है। कैन नॉट डन विदाउट अनडिस्टर्ब सैंपल, बिना अनडिस्टर्ब सैंपल के हो ही नहीं सकती है। कौन सी अटरबर्ग लिमिट्स होती है, क्लियर हुआ। आंसर होगा डी, जिस भी क्वेश्चन का डी था वो सभी का सही, प्रद्युमन वेरी गुड। सी नहीं होगा बेटा, कॉम्पैक्शन नहीं होगा, ये डिस्टर्ब से भी कर सकते हैं, ये होता है केवल अनडिस्टर्ब से, अटरबर्ग लिमिट अनडिस्टर्ब सैंपल से ही करते हैं, क्लियर हुआ डी। चलिए विच ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ सैम्पलिंग, बताइए, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज सैम्पलिंग फॉर ऑब्टेनिंग अ डिस्टर्ब सैंपल ऑफ द सॉइल। मोस्ट कॉमनली यूज सैम्पलिंग, सैम्पलिंग कौन सा सैंपल यूज करते हैं टू ऑब्टेन अ डिस्टर्ब सैंपल, डिस्टर्ब सैंपल को निकालने के लिए, बताइए। क्या आंसर आया है, कितना आंसर आया है। थर्ड का पूछ रहे हैं, थर्ड का आंसर कितना आया है सभी का। स्प्लिट स्पून सैंपलर होता है डिस्टर्ब सैंपल के लिए, क्या होता है सर, स्प्लिट स्पून सैंपलर जनरली यूज करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग अ डिस्टर्ब सैंपल, क्लियर हुआ आंसर। थिन वॉल, थिन वॉल सर अनडिस्टर्ब के लिए करते हैं, थिन वॉल करेंगे आपका सैंपलिंग ऑफ डिस्टर्ब नहीं, ये करेंगे अनडिस्टर्ब के लिए, अनडिस्टर्ब के लिए थिन वॉल होता है, क्लियर है। जनरली स्प्लिट स्पून सैंपलर यूज होते हैं, कॉमनली यूज सैंपलर है आपका, ठीक है। आगे आते हैं फॉर कलेक्टिंग अनडिस्टर्ब सैंपलर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर कलेक्टिंग
undisturbed sample, the area ratio sample is to be फोर्थ का बताइए। लेस देन 10 क्या होगा, बिल्कुल सही है, फोर्थ का बी क्या होगा सर, लेस देन 10। वेरी गुड, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेस देन 10। देखिए एरिया रेशो क्या होता है कि ये आपका कल बताया था आप मैंने, ये सैम्पलिंग ट्यूब होती है, ये सर कटिंग एज है, दिस इज योर कटिंग एज, कटिंग एज जिससे टूल इससे पंच करते हैं और फिर वहां सैंपल को निकालते, कटिंग एज है। ठीक है, तो ये होता है आपका D1, ये होता है आपका D2, ये होता है D3 और आउटर होता है आपका D4। ठीक है हुआ। एरिया रेशो की बात करेंगे, इसको डिनोट करते हैं AR से, तो D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर अपॉन में D1 स्क्वायर, इट इज कॉल्ड द एरिया रेशो, इनटू 100 कर देंगे परसेंटेज के अंदर। शुड नॉट बी लेस देन, शुड बी लेस देन 10%। कितना हो जाए सर, शुड बी लेस देन 10%। क्लियर हो सभी को? बिल्कुल। अनडिस्टर्ब के लिए 10 से कम, तो डिस्टर्ब के लिए उससे ज्यादा ही होगा। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं हमेशा अनडिस्टर्ब के लिए, डिस्टर्ब में कुछ भी हो सकता है, डिस्टर्ब मतलब कितना भी ग्रेनेस डिस्टर्ब हो जाएगा, उससे क्या मतलब है, अपने को देखना अनडिस्टर्ब के लिए इट शुड बी लेस देन 10, 10 से कम होना चाहिए। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम लगना ही नहीं चाहिए, टाइम लगना ही नहीं चाहिए स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। द फ्री फॉल हाइट ऑफ द हैमर, वेरी गुड, फ्री फॉल हाइट ऑफ द हैमर इज एसपीटी टेस्ट स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट इज इक्वल टू, सर ये सिंपल सी बात सभी को पता है, विच इज इक्वल टू कितना होगा सर, विच इज इक्वल टू होगा आपका 75 सेंटीमीटर। कितना होगा सर, 75 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अगर बात करें, इसके वेट ऑफ द हैमर की, तो वेट ऑफ द हैमर कितना होता है सर, 65 केजी। तो 65 अगर मैं इसको लिख दूं केजी तो हो गया वेट, और ये फ्री फॉल हाइट 74 सेंटीमीटर। क्लियर होगा सभी को? वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, आते हैं क्वेश्चन आपके 5 के बाद में 6 इधर आएगा। देखिए एस पर दी आईएस, अरे ये तो क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ये क्वेश्चन पूछ चुके, अपन करवा चुके, बोला था इसको याद रखना है केवल। एस पर दी आईएस 445 द क्लियर वर्किंग स्पेस एट द बॉटम ऑफ द सॉइल एक्सप्लोरेशन पिट शुड बी, कितना होनी चाहिए सर, फिफ्थ का पूछ रहे हैं आंसर, तो बता तो चुके हैं ये कितना होना चाहिए, सी। वेरी गुड, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, दोबारा आंसर याद रखिएगा 1.2, कितना इंटू 1.2, पिट के आसपास में जो वर्किंग स्पेस कितना होना चाहिए, 1.2 इंटू 1.2। बताइए नेक्स्ट, तो टाइम स्टार्ट नाउ, बताइए फास्ट। With the increase in value of plasticity index of the soil, the quality of lime required for stabilization. अगर सर प्लास्टिसिटी इंडेक्स बढ़ेगा तो क्वालिटी ऑफ लाइम क्या होगा सर, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर रिमेन्स अनइफेक्टेड रहेगा? जल्दी से बताइए सेवंथ का। अरे सर सेवंथ का भी तो बताया था आपने कि प्लास्टिसिटी क्या होती है सर, क्ले कंटेंट के प्रोपोर्शनल होती है, बताया था स्टार्टिंग में। आईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्ले कंटेंट, क्ले कंटेंट। अरे सर जितना आईपी बढ़ेगा मतलब उतना क्ले कंटेंट बढ़ रहा है, और क्ले कंटेंट बढ़ रहा है तो क्लेरी सॉइल के लिए क्या करता है, लाइम, तो लाइम की क्वांटिटी भी क्या होगी सर, इंक्रीज होगी। तो आंसर होगा आपका ए। वेरी गुड, आंसर सभी का ए है सेवंथ का। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा। बिल्कुल, द मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, द मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज अज्यूम, जल्दी से बताइए, सिंपल सा है, बताया भी था, अपन सॉल्व भी कर चुके हैं। एट्थ का आंसर क्या होना चाहिए सर, एट्थ का आंसर होना चाहिए क्यू बाय गामा इंटू के का स्क्वायर। मिनिमम डेप्थ कितना होता है सर, सी आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। हाँ ज्योत्सना, प्रद्युमन, वेरी गुड, कितना होना चाहिए आंसर, सी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी होती है, क्यू बाय गामा इंटू के का होल स्क्वायर, के ही तो है, माइनस है तो के हो गया, बिल्कुल सही है। तो ये फॉर्मूला याद है क्या, मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन का। वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइम है अभी तो अपने पास काफी सारा है, 35 मिनट है, 25 मिनट है। एसपीटी का देखिएगा, एसपीटी का देखिएगा, सब कुछ पता है हमारे को, आंसर आ जाना चाहिए। 30 सेकंड्स देते हैं क्योंकि बड़ा है, थोड़ा पढ़ने में टाइम लगेगा। इन एसपीटी पेनिट्रेशन टेस्ट एन वैल्यू, एन क्या सर, एसपीटी नंबर होते हैं, नंबर ऑफ ब्लोज फॉर फर्स्ट 15 centimeter penetration, number of blows for the first 30 centimeter penetration, number of blows for 30 centimeter penetration after the first 15 centimeter penetration, number of blows for 30 centimeter penetration after first 30 centimeter penetration। बताइए क्या होना चाहिए, बताइए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कहीं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबको सब कुछ पता है इसके अंदर। जल्दी से देखते हैं किस किस का आंसर आ गया। नाइन्थ का सी, लगभग सभी का स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है।
देखिए आंसर बिल्कुल सर सही सी होगा। स्टॉप करिए। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि एसपीटी के अंदर बताया था आपको, एसपीटी टेस्ट के एन होता है नंबर ऑफ, एसपीटी नंबर ऑब्जर्व वैल्यू कहते हैं इसको, एन नॉट बोलते थे। उसमें 3 स्टेज में होता है, 3 स्टेज होता है, और इस स्टेज के अंदर 150 क्या होता है सर, पेनिट्रेशन होता है। टोटल 3 स्टेज में कितना हो गया सर, टोटल अगर बात करें तो हो गया 450 पेनिट्रेशन हो गया। तो ये 3 बार होगा, तो फर्स्ट 150 में जो पेनिट्रेशन होगा 150 में, उस एन को कैलकुलेट नहीं करेंगे। और नेक्स्ट जो होगा आपका किसमें सर, 300 में, उसमें कितने नंबर ऑफ ब्लोज लगे उसको अपन नोट करेंगे। क्लियर हुआ। तो ये लिखा है द नंबर ऑफ ब्लोज फॉर 30 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन आफ्टर द फर्स्ट 15 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन, बिल्कुल इसी को नोट करते हैं। सी आंसर है। क्लियर हुआ सभी का, वेरी गुड। अच्छा ये क्वेश्चन करवा दिए सारे, सारे करा दिए क्या? अच्छा ये हो तो चुके हैं यार, हाँ ये भी हो चुका है, ठीक है। ये चलो जो नहीं हुआ उसको करेंगे डिस्कस, चलो ठीक है, वेरी गुड। चलिए हाँ, जो नहीं होगा उसको डिस्कस करेंगे, बाकी जो हो चुके हैं ठीक है। स्टेबलाइजेशन सॉइल बाय मिक्सिंग विद दिस सीमेंट, द अमाउंट ऑफ सीमेंट कितना यूज करेंगे सीमेंट स्टेबलाइजेशन के अंदर, सीमेंट स्टेबलाइजेशन के अंदर अमाउंट ऑफ सीमेंट कितना यूज करेंगे? 11th क्वेश्चन का बताइए फास्ट, आंसर कितना होगा 11th का? अरे सर सीमेंट स्टेबलाइजेशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सीमेंट यूज करेंगे, कितना परसेंट? बिल्कुल सही है, 5 to 15% या 5 to 14 लिख रखा है, तो आंसर क्या होगा सर, सी होगा, 5 to 15%। क्लियर हुआ। तो ये आपका आंसर 11th का सी, वेरी गुड। चलिए चलते हैं, हो चुका है, आगे चलें। 65 kg और 75 सेंटीमीटर। चलिए ये जो नया होगा उसी को करेंगे केवल। देखिए ये बताइए, लाइम स्टेबलाइजेशन लीड्स टू, हाँ ये कुछ अलग है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाइम स्टेबलाइजेशन लीड्स टू, क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए क्या होना चाहिए आंसर, डिक्रीज द सिंकेज लिमिट, इंक्रीज द प्लास्टिक लिमिट, डिक्रीज द लिक्विड लिमिट, और फ्लोकुलेशन ऑफ क्ले पार्टिकल। बिल्कुल आंसर क्या होगा बेटा, सभी का आंसर सही है। नवीन, प्रद्युमन एंड राजकुमारी, जितने भी हैं सभी का आंसर सही है। क्योंकि क्या होता है सर, स्टेबलाइजेशन करने में फ्लॉक्स बनते हैं, मतलब लार्ज साइज पार्टिकल बनते हैं जो बाइंड करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल का बड़ा एक पार्टिकल बनता है लेके, तो फ्लोकुलेशन होगा। लिक्विड लिमिट सर कम करेगा तभी तो स्टेबलाइजेशन होगा। इंक्रीज प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, बताइए जल्दी से बताइए। अरे सर इंक्रीज, प्लास्टिक लिमिट इंक्रीज थोड़ी करेगा, प्लास्टिक लिमिट डिक्रीज करेगा ना। तो 2 गलत हो गया, 2 का एलिमिनेट करिए, आंसर क्या होगा सर, सी हो गया, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नया होगा उसको करेंगे। हाँ देखिए, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन वैसे डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी देखिए किसको याद है। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। केवल स्टेबलाइजेशन क्वेश्चन करेंगे, हाँ बिल्कुल। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल कैन बी अचीव्ड बाय विच प्रोसेस, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन बताया था आपको सर। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, केवल लोड नहीं लगता है, नाम मैकेनिकल है पर लोड नहीं लगता। उसके अंदर क्या होता है, वेल ग्रेडेड सॉइल का यूज करते हैं, प्रॉपर ग्रेडिंग होती है उसके अंदर, याद रखिए। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा स्टूडेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, इसको लिखेगा क्या, प्रॉपर ग्रेडिंग होती है इसका। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि कोई हैमर एक्शन करेंगे या कुछ करेंगे, केवल इसमें क्या कहते हैं, प्रॉपर ग्रेडिंग होती है। चलिए आगे चलते हैं, वेरी गुड। बताइए, रिलीवेंट है क्वेश्चन तो पता हो जाना चाहिए आपको। बताइए, फॉर क्ले ऑफ मॉडरेट टू हाई प्लास्टिसिटी, अ क्ले ऑफ मॉडरेट टू हाई प्लास्टिसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज द बेस्ट फॉर इंप्रूविंग सॉइल प्रॉपर्टी, सॉइल प्रॉपर्टी का सबसे बेस्ट एजेंट कौन सा है सर? अगर क्ले की बात करेंगे तो लाइम स्टेबलाइजेशन होता है, हम पढ़ चुके हैं, वेरी गुड। तो क्या लिखा है, सभी ने आंसर सही लिखा है, लाइम स्टेबलाइजेशन करते हैं, लाइम का यूज करेंगे क्ले के लिए। डन, चलिए आगे चलते हैं। एरिया रेशो, हाँ ये पूछता है बेटा, देखिएगा एरिया रेशो का बताइएगा आंसर। एरिया रेशो फॉर द स्प्लिट स्पून सैंपलर इज, कितना होता है सर एरिया रेशो स्प्लिट स्पून सैंपलर के लिए? 116 का आंसर होगा सर बी, वेरी गुड, 112% होता है। कितना होता है सर, 112% होता है। कितना, 112% एरिया रेशो फॉर स्प्लिट स्पून सैंपलर, किसके लिए, केवल स्प्लिट स्पून सैंपलर के लिए 112%। देखिएगा डिफरेंशियल सेटलमेंट बता दीजिए, अगर बताना चाहते हैं तो बता दीजिए फास्ट। डिफरेंशियल सेटलमेंट इन केस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ सैंडी सॉइल शुड नॉट एक्सीड, कितना एक्सीड नहीं करेगा डिफरेंशियल सेटलमेंट, जल्दी से बताइए। शुड नॉट एक्सीड, अरे सर डिफरेंशियल बोल रहा है,
और बात कर रहा है किसकी, सैंडी सॉइल की। सैंडी सॉइल में कितना एक्सीड नहीं करेगा, जल्दी से बताइए। 17 का आंसर बोल रहे हैं सर ए। 17 का स्टूडेंट बोल रहे हैं आंसर ए, वेरी गुड, आंसर ए ही होगा। अरे सर 40 होता है किसके अंदर, 40 होता है क्ले के अंदर, और सैंड के अंदर कितना होगा, 25 होता है। सेंटीमीटर में हो गया आपका 2.5, बिल्कुल सही है। और बात भी किसकी कर रहा है, सैंडी सॉइल की कर रहा है, क्लियर है। तो आंसर क्या होगा, सैंड वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। मोस्ट सुटेबल कर चुके हैं, कंप्रेस एयर टनलिंग के लिए मोस्ट सुटेबल क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। कोई टाइम नहीं देंगे, कोई टाइम नहीं देंगे, केवल बताइए द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर कंप्रेस एयर टनलिंग इज डी, वेरी गुड, ग्रेवल होता है। बताइए द परमिबिलिटी ऑफ क्विक सैंड कंडीशन विल बी देयर व्हेन फ्लो वाटर इज सॉइल इन। क्विक सैंड कंडीशन में क्या होता है, द फ्लो वाटर ऑफ सॉइल इज, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से, कोई टाइम नहीं देंगे क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है दोबारा से, पर आ गए हैं तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा सर, अपर डायरेक्शन में फ्लो करता है, इफेक्टिव स्ट्रेस 0, द सॉइल विल मूव इन अपर डायरेक्शन, बी होगा आंसर। देखिएगा लाइम स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स वेरी इफेक्टिव टू इंप्रूव प्रॉपर्टी ऑफ, सर अभी पढ़ा था प्लास्टिक क्लेई सॉइल, क्या होता है सर, प्लास्टिक क्लेई सॉइल, आंसर हो गया आपका सी, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल में भी स्टेबलाइज विद द फॉलोइंग फॉर रोड का कंस्ट्रक्शन, ये बताइए ब्लैक कॉटन सॉइल को स्टेबलाइज करेंगे किससे, फॉर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए क्या मिक्स करेंगे, कितना परसेंट मिक्स करेंगे, लाइम करेंगे, सैंड करेंगे, जिप्सम करेंगे, या फ्लाई ऐश करेंगे। अरे सर बोला था क्या कि ब्लैक कॉटन सॉइल सर क्ले होती है, और क्ले के लिए क्या करते हैं अपन, लाइम मिक्स करते हैं, क्योंकि हाईली प्लास्टिक सॉइल होता है, हाईली प्लास्टिक सॉइल के लिए मिक्सिंग ऑफ लाइम 5 to 10%, ये होगा इसका आंसर ए, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी नंबर बता चुके हैं, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी नंबर का कितना होता है सर, जल्दी से बताइए। लार्जेस्ट वैल्यू बिल्कुल सही, 0.261 होता है, वेरी गुड। चलिए द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज, बताइए कंप्रेसिबिलिटी सैंडी सॉइल की क्या होती है, लेस होती है या ऑलमोस्ट इक्वल होती है, मच हायर होती है, और दे कैन नेवर बी कंपेयर्ड, बताइए जल्दी से। 23 का बताइए, 23 का आंसर क्या होगा, ध्यान से पढ़िए आंसर, बताइए क्या होगा, इट इज लेस कंपेयर टू दी क्ले, वेरी गुड। किसका आया, नवीन का, वेरी गुड। आंसर क्या होगा सर, लेस, क्यों, क्योंकि सैंड की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ कंसोलिडेशन ज्यादा होगा, पर टोटल कंसोलिडेशन सर क्ले में होगा, क्योंकि क्ले के अंदर वॉइड रेशियो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इसलिए। तो इन कंपेरिजन टू क्ले कम होती सैंडी सॉइल के अंदर, ए आंसर होगा सभी का, ठीक है। जोसना ए, प्रद्युमन ए, नवीन ए, वेरी गुड। चलिए देखिएगा 24 का, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट हैज the four main advantage over the usual combination of boring, sampling and standard penetration test which of following is not an advantage। ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। कौन पेनिट्रेशन टेस्ट को कंपेयर कर रहा है किससे, आपका सैंपलिंग बोरिंग से कर रहा है, एसपीटी टेस्ट से कर रहा है, तो क्या होगा आंसर, आंसर 24 का बताइए जल्दी से। तो आंसर होना चाहिए सर 24 का, बता चुके हैं, सी होना चाहिए, क्योंकि इट इज एक्सपेंसिव एज कन्वेंशनल बोरिंग मेथड। ये क्या होता है, इसमें कोन को पंच करेंगे, कोन अंदर रह जाता है ग्राउंड के, उसको निकाल नहीं सकते हैं, तो एक्सपेंसिव, हर बार आपको टेस्ट करना, हर बार एक नया कोन का यूज करना है, तो इट इज एक्सपेंसिव एज कन्वेंशनल बोरिंग मेथड। दूसरे मेथड से क्या है सर, एक्सपेंसिव, बिल्कुल सही है, नवीन एंड जोसना, वेरी गुड, ठीक है। तो बता चुके हैं आपको, एक क्वेश्चन हो चुका था पहले, ठीक है। देखिएगा अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग हाइड्रोमीटर टेस्ट, श्रिंकेज लिमिट, कंसोलिडेशन टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बताइए अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल का यूज करेंगे, अभी तो डिस्कस किया था सर, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल यूज करेंगे कंसोलिडेशन टेस्ट के अंदर, वेरी गुड, कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए बता दिया था आपको, कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए। एसपीटी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस इज वेरी स्टिफ क्ले के लिए कितना होगा सर, ये भी डिस्कस कर चुके हैं, वेरी लो, लो, मॉडरेट, स्टिफ, वेरी स्टिफ क्ले के लिए, बताइए वेरी स्टिफ क्ले के लिए 26 का आंसर क्या होगा सर, अरे आंसर होगा सर 26 का, वेरी गुड, आंसर होगा आपका बिटवीन 15 to 30, कितना होगा सर, बिटवीन 15 to 30, वेरी स्टिफ के लिए, वेरी स्टिफ, ये स्टिफ, ये मॉडरेट, ये वेरी लूज, ठीक है, क्लियर होगा, वेरी गुड, डी होगा। अनडिस्टर्ब सैंपल्स आर ऑब्टेन्ड बाय, अभी करा था, अनडिस्टर्ब सैंपल किससे ऑब्टेन्ड होते हैं सर, अनडिस्टर्ब सैंपल्स ऑब्टेन होते हैं थिन वॉल सैंपलर से, तो आंसर क्या होगा सर, बी होगा, थिन वॉल सैंपलर, बिल्कुल सही है, 27 का बी, वेरी गुड। द लार्जेस्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल वैल्यू स्टेबिलिटी नंबर, सर अभी देखा था कितना स्टेबिलिटी नंबर होता है आपका, कितना, 0.261, 0.261 ए होगा, वेरी गुड। चलिए a cohesionless soil having the angle of shearing resistance phi, क्वेश्चन हो चुका है, एंड स्टैंडिंग एट अ स्लोप ऑफ एंगल आई, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द स्लोप इज, क्या होगा सर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला जल्दी से बताइए, 29 का, वेरी गुड, किसने बताया सबसे पहले, वेरी गुड, 29 का बताया प्रद्युमन ने, क्या ये सही है, जल्दी से बताइए, क्या ये सही है 29 का, जल्दी से बताइए, सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है सर, 10 फाइव अपॉन में 10 आई होता है,
टेन फाइव अपॉन में टेन आई, ठीक है, 5/i होता है। वेरी गुड, सी सभी का सही। नवीन, टेन 5/10i होगा, ठीक है, ये होगा सी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये न्यूमेरिकल करिए, न्यूमेरिकल करिए। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ, न्यूमेरिकल में टाइम देंगे, आराम से करिए। देखिए क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, स्लोप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री शायद कर भी चुके हैं ये वैसे। टू द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम अ सॉइल हैविंग द प्रॉपर्टी, कोहेजन है आपका 15 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर एंड फाई इज 22.5 डिग्री, गामा इज 19 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर इज 0.046 गिवन है आपको। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना गिवन है 1.5। देन द सेफ हाइट ऑफ द स्लोप, हाइट निकालनी है आपको। बताइए बेटा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला लगाना है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर भी चुके हैं अपन। कितना आ रहा है 17.16 आ रहा है। 17.16 आ रहा है क्या? देखिए बाकी स्टूडेंट चेक करिए, गलत नहीं आ रहा कुछ? ऐसा लग रहा है मुझे गलत आ रहा है आपका। ये शायद डी आंसर आना चाहिए। प्रद्युमन जल्दबाजी नहीं करिए, एक बार देखिए, दोबारा देखिए, क्या पता डी आंसर आना चाहिए। चेक करिए बाकी स्टूडेंट्स, क्या हुआ? अभी तक नहीं निकला? सिंपल सा तो फॉर्मूला है स्टेबिलिटी नंबर का। क्या होता है? सी डिवाइडेड बाय गामा एच इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सब कुछ गिवन है, एच निकालना है। ये क्वेश्चन कर चुके हैं। लास्ट 30 सेकेंड से आप टाइम नहीं देंगे, बहुत टाइम हो गया। लास्ट 30 सेकेंड्स आपको मिल रहे हैं, इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। लास्ट 20 सेकेंड्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बता दिया। सेफ्टी नंबर का होता है सी डिवाइडेड बाय गामा इंटू एच इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दिस विल गिव यू दी हाइट। क्या दे देगा सर? सेफ हाइट ऑफ दी स्लोप। लास्ट 5 सेकेंड्स, जल्दी से करिए बेटा। लास्ट 5 सेकेंड्स। 11.44। वेरी गुड, वेरी गुड ज्योत्सना एंड प्रद्युमन अगेन, सही है ना? तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी आपकी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या, आपका स्टेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला क्या, और टेलर स्टेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला था सी डिवाइडेड बाय गामा एच इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सर ये होता है फॉर्मूला, बिल्कुल ये होता है। देखिएगा क्या गिवन है, अ स्लोप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कोई दिक्कत ही नहीं, एंगल की जरूरत ही नहीं पड़ रही है इसके अंदर। फ्रॉम अ सॉइल हैविंग द प्रॉपर्टी, कोहेजन सर दे रखा है, बिल्कुल इसकी जरूरत पड़ेगी। 15 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, फाई नहीं दिक्कत है। गामा सर, गामा यूनिट वेट कितना है 19 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। टेलर स्टेबिलिटी नंबर एस एन के लिए दे रखी है आपको 0.046। इफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन कितना है सर? फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफ ओ एस की वैल्यू सर है आपकी एफ ओ एस के लिए 1.5। बिल्कुल, अब सब रख दीजिए। रिक्वायर्ड दी सेफ हाइट निकालनी सर, हाइट निकालनी तो हाइट को पहले यहाँ भेजिए। एच इक्वल टू क्या हो गया? सी अपॉन में गामा एच इंटू एस एन हो गया, ठीक है। गामा एच नहीं हो जाएगा, फिर गामा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा इंटू एस एन हो जाएगा। एस तो अपन ने सी डिवाइडेड बाय गामा एस एन इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखिएगा कोएजन सर कितना है, कोएजन हमारा केवल है 15 डिवाइडेड बाय गामा यूनिट वेट 19, एस एन स्टेबिलिटी नंबर कितना 0.046 मल्टीप्लाइड बाय दी फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच इज इक्वल टू 1.5। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से आंसर कितना आ रहा होगा सर? 11 पॉइंट कुछ आ रहा होगा। कितना आ रहा था? 11.44 विच इज नियरली इक्वल टू दिस वैल्यू 11.5। आंसर क्या हो गया? डी। सभी का आंसर डी है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फास्ट। अगर डाउट है इस न्यूमेरिकल के अंदर, देखिए एच पूछा है तो एच को उधर ले गए, स्टेबिलिटी नंबर को नीचे लिया है, सब कुछ वैल्यू गिवन है, पुट करेगा तो 11.44 आंसर आ रहा है विच इज नियरली इक्वल टू दी ऑप्शन नंबर डी 11.5। वेरी गुड। चलिए देखिए इसको भी सॉल्व कर लीजिए। एक क्वेश्चन और न्यूमेरिकल है, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी जो फॉर्मूले पढ़े ना बेटा, उसी पे न्यूमेरिकल है, कुछ नया नहीं है। ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। ये क्वेश्चन कर चुके हैं, न्यूमेरिकल है, दोबारा एक बार ट्राई कर लीजिए। जैसे अभी गलती हो रही थी, ऐसे गलती क्या पता इसमें भी हो जाए। क्या पूछ रहा है? द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ अ इनफाइनाइट स्लोप इन अ सैंड डिपॉजिट इज फाउंड टू बी 1.732। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना गिवन है सर? 1.732 गिवन है आपको। द एंगल ऑफ शेयरिंग डिस्टेंस ऑफ द सॉइल इज फाई कितना गिवन है सर? शेयरिंग डिस्टेंस फाई 30 डिग्री। द एवरेज स्लोप ऑफ दिस सैंड डिपॉजिट इतना, कितना होगा एवरेज स्लोप? बीटा या जिसको बोलते हैं आई, 10 फाई/10 आई होता है, वो फॉर्मूला लगाना है। क्या हो गया सर? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 10 फाई/10 आई। अभी क्वेश्चन देखा था 31 का आंसर कितना आना है, स्टार्ट हो गया सर? बिल्कुल बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो गया सभी का सी, जिसका भी सी है वेरी गुड, सभी सही है। देखिए
सिंपल सा है सर, अभी जो फॉर्मूला लिखा था ये आंसर होगा आपका। कैसे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है सर 10 फाई डिवाइडेड बाय 10 आई बोल दीजिए या बीटा बोल दीजिए। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में गिवन है 1.732, तो 1.732 लिख दिया। 10 फाई, फाई कितना गिवन है? 30 डिग्री गिवन है शेयरिंग रेजिस्टेंस का, एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, तो 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 आई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 0.333 आ जाएगा आपकी किसकी आई की वैल्यू। कितना आंसर हो गया? सी आंसर हो गया। क्लियर सभी स्टूडेंट्स को? वेरी गुड, सभी का क्लियर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर स्लोप्स ऑफ लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ सरफेस ऑफ स्लिपेज इज, बताइए, इज यूजुअली अलोंग, स्लोप की बात कर रहा है, बताइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फॉर स्लोप ऑफ लिमिटेड एक्सटेंट द सरफेस ऑफ द स्लिपेज इज यूजुअली अलोंग, इलिप्टिकल होगी, सर्कुलर होगी, स्ट्रेट लाइन होगी या पैराबोलिक होगी? 32 का, अरे सर सीधी सी बात है, इट इज दी सर्कुलर सरफेस होती है ना, सर्कुलर सरफेस। स्लिप सरफेस इज कंसिडर एज सर्कुलर आर्क। कैसे कंसिडर करते हैं, एक पॉइंट पता होगा आपको। स्लिप सरफेस इज कंसिडर एज अ सर्कुलर आर्क, ये स्लिप सरफेस की बात कर रहा है। स्लिप सरफेस तो क्या होता है? स्लिप सरफेस, स्लिप सरफेस इज कंसिडर्ड एज दी सर्कुलर आर्क की तरह कंसिडर करते हैं। डी ऑप्शन होगा सभी का। वेरी गुड, 32 का डी। चलिए, फेलियर ऑफ स्लोप अकर्स ओनली व्हेन द टोटल शियर फोर्स इज, अरे बहुत ही बेसिक है, अरे स्लोप फेलियर का टोटल शियर फोर्स ज्यादा हो जाएगा उसकी शियर स्ट्रेंथ से, यही तो बोल रहा है। तो क्या होगा आंसर? साफ दिख रहा है 33 का, बी होगा आंसर। वेरी गुड, टोटल शियर फोर्स फेलियर कब होगा? स्लोप फेलियर कब होगा? कोई फेलियर का कब होगा? जब आपका टोटल शियर फोर्स होगा तो ज्यादा हो जाएगा, शियर स्ट्रेंथ से, उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगा तो फेलियर हो जाएगा। बिल्कुल सही ये बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। 33 का आंसर क्या है सभी का? आंसर बी। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं 34 के ऊपर। स्टेबिलिटी ऑफ एन इनफाइनाइट स्लोप इज लोअर फॉर, बताइए, स्टेबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट स्लोप इज लोअर फॉर विच कंडीशन? पार्शियली सैचुरेटेड, ड्राई और सीपेज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल सीपेज, बताइए। अरे सर ये भी सिंपल है, क्वेश्चन कर चुके हैं। 34 का आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए 34 का। वेरी गुड, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, जो बोल रहे हैं बी, बी कैसे बोल रहे हैं यार? बी में नहीं बोलेगा, लोअर बोल रहा है ना वो। स्टेबिलिटी अगर लोअर बोल रहा है, अगर हाइयर बोलता तो मैं बोलता सर बी होगा। अरे अगर ड्राई सोल होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फेलियर होगा नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। वाटर मॉलिक्यूल आते ही तो क्या होता है सर आपका? वाटर मॉलिक्यूल आते ही ल्यूब्रिकेशन इफेक्ट होता है, पार्टिकल स्लाइड कर जाते हैं। तो बी जो बोल रहे हैं वो तो सभी गलत है। पहले बात तो ये सुनिएगा, ड्राई में सर हाइयर होगी ना कि लोअर होगी? स्लोप की बोला, लोअर स्टेबिलिटी बोल रहा है। जब क्या होगा? सीपेज इज पैरेलल टू द स्लोप, स्लोप के पैरेलल होगा। ये स्लोप है, ये मिट्टी है आपकी, और इसका ये स्लोप है, और स्लोप के पैरेलल क्या सीपेज हो रहा है, तो मिट्टी क्या होगा? यहाँ से कट जाएगी, तो सीपेज पैरेलल टू दी स्लोप इज द लोएस्ट स्टेबिलिटी होगा उसका, इनफाइनाइट स्लोप का पैरेलल होगा। बिल्कुल सही है सोनम, ठीक है, ओके। चलिए, इफ सी गामा एंड एस सी आर दी कोएजन यूनिट वेट एंड क्रिटिकल हाइट, अरे अभी तो बताया था, अभी तो बताया था, फॉर्मूला इसमें न्यूमेरिकल किया था, वही तो फॉर्मूला है, वापस बताइए क्या होगा? देन स्टेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला, सर क्या होता है स्टेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, ए ए और ए, सभी का ए है। वेरी गुड, आंसर होगा सर ए। देखिएगा कैसे, क्योंकि बात हो रही है किसकी सर? स्टेबिलिटी नंबर की। और स्टेबिलिटी नंबर किसने दिया था? टेलर्स ने दिया था। एस एन इज इक्वल टू सी अपॉन में गामा एच इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो गामा इंटू एच होगा, तो आंसर क्या हो गया आपका? ए। क्लियर सभी को? वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वेरी गुड, द फॉलोइंग assumption इज नॉट मेड फॉर द फ्रिक्शन सर्किल मेथड। फ्रिक्शन सर्किल, बिशॉप सर्किल मेथड, स्लोप्स में स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप्स के क्वेश्चन है ये सभी। फ्रिक्शन सर्किल मेथड, फॉलोइंग assumptions इज नॉट मेड फॉर द फ्रिक्शन सर्किल मेथड ऑफ स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस। The friction circle is fully mobilized. Total stress analysis is applicable. The resultant is tangential to the friction circle. Resultant passes through the center of the friction circle. बताइए 36 का क्या होगा आंसर? अरे सर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए फास्ट। क्या बोल रहा है कि सर फ्रिक्शन सर्किल मेथड के अंदर इनमें से कौन सा एजम्पशन गलत है? इनमें से कौन सा एजम्पशन गलत है, रॉन्ग है, पूछना चाह रहा है। प्रद्युमन का आंसर आया है। बाकी स्टूडेंट्स पढ़िए दोबारा, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, आंसर आ जाएगा। फ्रिक्शन सर्किल मेथड होता है, बिशॉप सर्किल मेथड होता है, सभी मेथड्स होते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप के। हाँ, राजकुमारी कह नहीं सर आंसर सी होगा। बेटा देखिएगा, अब जो बोल रहे हैं आंसर सी होगा या डी होगा, उनमें से देखिए आंसर कौन सा सही है। अभी थोड़ा सा वेट और करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है, रिप्लाई आना बाकी, जल्दी से रिप्लाई करिए फास्ट एक बार, जल्दी से, लास्ट
10 सेकेंड्स। हाँ, ज्योत्सना बोल रही है सर सी होगा। नवीन बोल रहे हैं सी तो अजम्पशन है, बिल्कुल बेटा नवीन अजम्पशन है। स्टॉप, देखिए यार ये बोल रहा है फ्रिक्शन सर्किल का, फ्रिक्शन सर्किल मेथड का कौन सा अजम्पशन नहीं है, या लिखा है देखो नॉट। फ्रिक्शन सर्किल फुल्ली मोबिलाइज होता है सर, बिल्कुल होता है। टोटल स्ट्रेस एनालिसिस इज एप्लीकेबल, बिल्कुल। रिजल्टेंट इज टेंजेंशियल टू द फ्रिक्शन सर्किल, अरे ये तो होता है, सर्किल बनाया होगा आपने फ्रिक्शन सर्किल, और रिजल्टेंट कहां से निकलता है, टेंजेंट से निकलता है, और ये आर कितना होता है सर, आर साइन फाइव होता है, आर साइन फाइव होता है रेडियस, टेंजेंट से निकलता है, सेंटर से नहीं निकलता। रिजल्टेंट पासेस थ्रू द सेंटर, नहीं सर, वो कहां से निकलता है, टेंजेंशियल निकलता है, वो सेंटर से नहीं निकलता। कौन सा नहीं होगा, तो डी आंसर नहीं होगा। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ अब। सी नहीं, सी तो होगा, जो रिजल्टेंट पास करता है सर वो कहां से करता है, टेंजेंशियल करता है फ्रिक्शन सर्किल से, देखिएगा डायग्राम, टेंजेंशियली पास करता है, आर साइन फाइव होता है रेडियस उसका, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। टेलर स्टेबिलिटी नंबर इज गिवन बाय, सभी को पता है, टेलर स्टेबिलिटी नंबर इज गिवन बाय, सभी को पता है, बताइए क्या होगा जल्दी से। ठीक है राजकुमारी ज्योत्सना, फ्रिक्शन सर्किल मेथड में वो टेंजेंशियली पास करता है, सेंटर से कभी पास नहीं करता रिजल्टेंट। देखिएगा डायग्राम, देखिएगा जो डायग्राम बनाया था वैसा डायग्राम मिलेगा आपको। हाँ 37 का आंसर आना स्टार्ट हो गया, सी अपॉन में गामा एच इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वेरी गुड। आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। ठीक है, तो आज यहाँ पे सारे टॉपिक आपके खत्म हो चुके हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके आए थे प्रीवियस ईयर के अंदर, समझ पा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए थे आज तक के 10 15 20 साल के जो भी है, सारे के सारे अपन डिस्कस कर दिए। तो आपको एक अंदाजा हो गया कि सर कैसे सॉल्व करना है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं, सभी चीजें आपको क्लियर है। तो करना क्या है, कल मिलते हैं आपसे वही सेम टाइमिंग 8 से लेके 10 AM तक, सभी मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग, ठीक है सबको, बाय।